तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके साइंस के लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि बच्चों आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का पूरा आता है। अब 5 नंबर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कैसे हम लोगों को करना होता है, कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से छोटे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू कौन से हैं, सब्जेक्टिव कौन से हैं, चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है कुछ, तो भाई आज सबका कल्याण होगा। आज हम लोग इस चैप्टर में पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पूरा जब कवर हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर भी आज ही कर लेंगे। मतलब ये एक ऐसा लेक्चर होगा जिसको पढ़ने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे के पूरे जो 5 नंबर है ना वो कंफर्म हो जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, लाइव थोड़ा सा देर में स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होने का कारण मेरे बच्चों ये है कि अब आगे बताएंगे फिर बीच में क्या है कारण। ठीक है, टाइम वेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से सेशन को। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर आपके पूरे 5 नंबर के लिए कंफर्म है, आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, चाहे वो रफ ही हो। ठीक, प्लस आपके पास 2 पेन होने चाहिए, एक ब्लैक और एक ब्लू। कॉपी और पेन लेकर के बैठना है हमारे साथ और पूरे चैप्टर को 0 से लेकर के हीरो तक आज हमारे साथ में इसको कवर करना है। ठीक है, तो सर कितने बच्चे आ गए हमारे साथ, एक बार फटाफट से बताइएगा। वाह क्या बात है, देखते देखते बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। चले आज के प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर का क्या है हमारे पास सिलेबस। राइट, तो बच्चों पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, पारितंत्र, यानी जिसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। सर ये वाली लाइट ऑन कर दीजिएगा। फिर दूसरा जो हमारे पास है वो जीवन निर्वाह के आधार पे जीवों का वर्गीकरण, ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। यहां से हमारे छोटे प्रश्न बोर्ड के पेपर में बनते हैं, यहां से छोटे प्रश्न बनते हैं, चाहे आपका एमसीक्यू बन सकता है या वेरी शॉर्ट बन सकता है। आहार श्रृंखला, जिसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या है, फूड चेन। ठीक है, और आहार जाल, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमारे पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे पेपर में बनता है कैसा, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और जब लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो उसके साथ में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, ये वाला सवाल हमारा 2024 के पेपर में भी आया था, 2025 के पेपर में भी आया था। तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 10% का नियम, यहां से हमारे बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू बनता है और या फिर वेरी शॉर्ट बनेगा। ठीक है, या फिर एमसीक्यू बनेगा या फिर बच्चों वेरी शॉर्ट बनेगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जैव आवर्धन, है ना, बायोलॉजिकल क्या बोलेंगे इसको, मैग्निफिकेशन। ओजोन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। जैव और अजैव निम्नीकरण, ये जो ओजोन वाला है ना, यहां से बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, इस बात का याद रखना। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सारे क्वेश्चन ही करा दूंगा आज। और जैव और अजैव निम्नीकरण ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इस वीडियो में आप हमारे साथ में पूरी चीजों को कवर करिएगा, पेन और हर चीज साथ में रखिएगा। शुरू करें बच्चों आज का प्यारा सा सेशन। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है पारितंत्र, इकोसिस्टम। अच्छा, आप एक सवाल पूछते हैं आपसे, बताना अगर हम लोग नहीं होते पृथ्वी पर तो क्या होता। हर तरफ आपको पेड़ पौधे, क्योंकि कोई सफाई करने वाला दिखता ही नहीं, है ना, दिखता आपको कोई दिखता ही नहीं। यानी सर हम समझ गए कि पृथ्वी पर मानव का होना क्या है, जरूरी है। ठीक है सर, अब सोचिए अगर पृथ्वी के ऊपर जानवर ही नहीं होते तो क्या होता। जानवर ही नहीं होते तो क्या होता, क्या पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाता? नहीं, संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो घास वास होती इसको कौन खाता। समझ में आ रही बात? यानी सर हम समझ गए कि मानव का होना भी जरूरी है और सर जानवरों का होना भी जरूरी है। ठीक है सर, पेड़ पौधों का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सर पेड़ पौधे ही नहीं होते तो सर कैसे फिर भोजन बनता, क्योंकि सर यहीं से तो भोजन बनता है। इसी प्रकार सर जैसे मानव, जैसे जानवर, जैसे पेड़ पौधे, ये सारे मिल करके क्या करते हैं, आपस में एक सामंजस्य बैठा करके तब जा करके जीवन चलता है। यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानव किसके ऊपर निर्भर है, पेड़ पौधों के ऊपर। मानव किसके ऊपर निर्भर है, जानवरों के ऊपर।
क्योंकि अगर मछली को नहीं खाया जाएगा तो भाई पेड़ पौधे से तो हर समय तो पेट नहीं भर सकता। समझ में आ रही बात? कितना हम पेड़ पौधों पे निर्भर रहेंगे, है ना सर? अगर मछलियां नहीं होंगी सर, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे सर, ये जानवर नहीं होंगे, तो फिर हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पर्यावरण है वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं रह पाएगा। यानी सर हम समझ गए कि सर जो हमारा पारितंत्र होता है, जिसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, ये क्या होता है? पारितंत्र का अर्थ है कि जिसमें सभी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं और मानव होते हैं। वो अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा तंत्र जिसमें मानव, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है यहां तक? अच्छा, इस जब ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं यानी कि जीवधारियों के इस आपसी और आप अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। अब इस पारितंत्र में क्या क्या आता है? इसमें मानव, जानवर, पेड़ पौधे, बगीचा, पार्क, तालाब, नदी, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि भैया जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अब अगर आप बोर्ड पेपर उठा करके देखोगे जो कि 2024 का है, एक बोर्ड पेपर 2024 को उठा करके देखोगे तो सेम क्वेश्चन आया है। लिखा है कि पारितंत्र किसे कहते हैं, और फिर उसी में लिखा हुआ है कि जीवन निर्वाह के आधार पे जीवों का वर्गीकरण करिए। ठीक, तो इसे हम लोग डीप में समझते हैं बच्चों। क्लियर है सारे बच्चों को? यहां तक समझ में आ गया? चलिए भाई शुरू करते हैं अब आगे हम लोग चीजों को। तो सबसे पहले समझना, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? उत्पादक के बारे में बात करते हैं। सर उत्पादक क्या होते हैं? अंग्रेजी भाषा में हम लोग इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर्स। सर ये प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं यानी जो उत्पादित करते हैं चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे ही भोजन बनाते हैं, मानव भोजन नहीं बनाता। सर हमारी मम्मी तो भोजन बनाती है लेकिन आपकी मम्मी उत्पादक नहीं है, क्योंकि मम्मी ने क्या किया कि जो पेड़ पौधे थे ना उन्हीं को मम्मी ने पकाया है, बनाया नहीं है। सर समझ गए कि हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से एक वाष्पशील पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी सर ये तो परिभाषा सेम टू सेम सर स्वापोषी की हो गई। हाँ, ये वही चीज है जो आपने साइंस में पढ़ी थी कि सर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है? उत्पादक हैं। वही क्या करते हैं? वही उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से। तो सर इसमें तो अगर पेपर में आ गया, मान लो कि सर पेपर में आ गया उत्पादक की परिभाषा लिखो, या आ गया कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, और उसमें जब मैं पहली हेडिंग डालूंगा उत्पादक की, तो क्या उसमें मैं स्वापोषी पोषण वाली परिभाषा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो कि सर जब पेड़ पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन पेड़ पौधों को उत्पादक बोलते हैं और पूरी प्रक्रिया को हम स्वापोषी पोषण बोलते हैं। वही यहां लिख के चले आओगे। यानी सर एक पढ़ लिया था, दूसरा काम हो गया हमारा। तो सर ये बात भी हम समझ गए कि सर वही परिभाषा लिखी हुई है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कंज्यूमर। अब ये मैं बार बार अंग्रेजी भाषा का उपयोग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, फिर उनको बाद में दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी बीच बीच में बोल रहा हूँ। तो भैया देखो जरा ध्यान से, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं जिनको हम कंज्यूमर बोलते हैं, जैसे ये महाशय दिखाई दे रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बर्गर, ये क्या है? ये उपभोक्ता हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये उत्पादकों का उपभोग कर रहे हैं। हमें रटना नहीं है चीजों को। ये क्या कर रहे हैं? ये उत्पादक जो है उनका उपभोग कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। यानी सर वे हम समझ गए कि सर वे जीव जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उत्पादकों को ही खा जाते हैं, उनको हम उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर बोलते हैं। सर समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए कि उपभोक्ता को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कंज्यूमर। सर ये हमें पता होना चाहिए। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूस करने वाला, और कंज्यूमर यानी प्रोड्यूसर को खाने वाला। ठीक सर, जैसे कौन कौन उपभोक्ता होते हैं वो समझो। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मानव क्या है? उपभोक्ता है भैया, पेड़ पौधे खाएगा। गाय पेड़ पौधे खाएगी, है ना। फिर उसके बाद कुत्ता जो दूध मिलेगा वो खाएगी, और दूध कहां से मिलेगा? गाय से,
भैंस से। ठीक है, तो सर कुल मिलाकर के जो उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, उत्पादकों पर निर्भर होता है। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि सर जो कुत्ता होता है सर ये तो पेड़ पौधे नहीं खाता, इसका ये मतलब हुआ सर कहीं ना कहीं उपभोक्ता के भी प्रकार होते होंगे, क्योंकि सर वो पेड़ पौधे तो नहीं खा रहा, वो सारे उपभोक्ता जो होते हैं वो उत्पादक पर निर्भर तो नहीं होते। हाँ, उनके भी प्रकार होते हैं, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें अंतर क्या होता है सब डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सर आज भी वही इश्यू हो रहा है ना सर, है ना? कोई बात नहीं सर, आगे देखो क्या है। अब हमारे पास क्या है, अपघटक, डीकंपोजर जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं, डीकंपोज कर देते हैं। सिंपल समझ लो कि सर अपघटक का मतलब वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई उत्पादक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, अब सारे पेड़ पौधों को तो नहीं खाएंगे हम, है ना? हम धतूरे के पौधे को तो नहीं खा लेते, खाते हैं क्या? नहीं खाते। हम पालक खा लेते हैं, धतूरा नहीं खाते। लेकिन सर पालक तो खाते हैं, लेकिन जो पालक का जो वो भाग जो सड़ा हुआ होता है जिसको हम फेंक देते हैं वो क्या होता होगा? या सर जैसे मार्केट से हम गोभी खरीद के लाते हैं, सर उसका फूल फूल जो होता है वो पका के खा लेते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है आपने कि गोभी के नीचे का जो डंठल होता है जो हम नहीं खाते हैं, जो पत्ते होते हैं वो नहीं खाते, वो कहाँ जाते हैं? वो क्या होते हैं, इन्हीं अपघटकों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। समझ में आ रही बात? यानी सर इस बात को भी हम समझ गए कि वे जीव जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मरने के बाद इन्हें महत्वपूर्ण अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, है ना? जैसे कि अगर फिर समझना, जैसे हमने कहा कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, है ना? समझना मेरी बात, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कुत्ते की मृत्यु हो गई, अब कुत्ता सड़ेगा गलेगा तो उसको कौन खत्म करेगा? सर वही बैक्टीरिया ही तो खत्म करेगी। समझ में आ रही बात? या जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि अभी गोभी का सड़ा गला हुआ भाग था, जब खेतों में डाला गया तो उसको यही केचुआ या जो अन्य जीवाणु थे वो मिलकर के उसको खत्म कर दिए। यानी सर वे जीव जो उपभोक्ताओं और जो हमारे उत्पादक हैं इनके मरने के बाद क्या करें, उन चीजों को खत्म कर दें। सर हम समझ गए इस बात को कि वे जीव जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मरने के बाद उन्हें महत्वपूर्ण अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको अपघटक बोलते हैं। सर एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? एग्जाम्पल में सर जैसे हो गया केचुआ, ये हो गया हमारे पास जीवाणु, ये हो गया हमारे पास कवक, और ये हमारे पास अन्य सूक्ष्म जीवी जैव अपघटक होते हैं। तो भाई बहुत मेहनत करी गई है आज पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं ये सब चीजें ऐसे नहीं बन जाती हैं, है ना? इसको पढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और ये सब चीजें तैयार करनी पड़ती हैं। आज हमारे पास एक चैट पे आई थी, मैंने एक शॉर्ट अभी शाम को अपलोड हुआ था यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैं कार्ड खेल रहा था, प्लेइंग कार्ड्स, इक्का और ये सब। तो उसमें एक प्यारी सी कमेंट पड़ी थी बच्चे की, वो अपनी भावनाओं के साथ लिख रहा था, रोते हुए इमोजी बना करके, सर क्या हम लोगों को यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों आप ही को तो पढ़ा रहे हैं ना, और किसको पढ़ा रहे हैं बताओ? आप ही को तो पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको जवाब दिया कि मैं आप ही को पढ़ा रहा हूं, और ये मेहनत भी आप ही के लिए की जाती है। तो अभी दिवाली चल रही थी, आज भी त्योहार ही है, भाई दूज है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाने आया हूं, है ना? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं 2 दिन हमारे बच्चों ने 3 दिन सेलिब्रेशन कर लिया, अब आपको पढ़ने का टाइम आ गया। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। ठीक है ना सर, समझ में कम आया? भाई बिल्कुल सिंपल है, जीवन निर्वाह के आधार पर 3 प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है उत्पादक, और एक होता है अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? जो उत्पादन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे, है ना? वो क्या करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज। फिर उसके बाद उपभोक्ता क्या करते हैं, वही हरे पेड़ पौधे खा लेते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में? कंज्यूमर, है ना? अब ये उपभोक्ता कई टाइप के होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अब अपघटक क्या होते हैं? जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को खा जाए, सर उनको हम लोग अपघटक बोलते हैं। क्योंकि सर अगर ये उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की मृत्यु हो गई है तो अब वो पर्यावरण में पड़े रहेंगे तो हानिकारक ही होंगे। सर समझ गए? तो अपघटक भी हमको समझ में आ गया, ये सारी बातें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया आगे बात करते हैं। अब हमारे पास दूसरे पॉइंट्स आते हैं कि सर समझ लिए हम लोग, हम ये समझ गए कि उपभोक्ता क्या होता है, लेकिन अब उपभोक्ता भी 3 प्रकार के हैं। सर पहला जो उपभोक्ता है वो हमारे पास कैसा है? प्राथमिक उपभोक्ता है। अच्छा सर यही तो पेपर में आएगा सर सवाल कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में क्या अंतर है ना? इनमें सवाल पूछेगा हमसे। तो भाई अगर इनमें मेरे से सवाल पूछेगा
इनमें मेरे से सवाल पूछेगा तो देखो जरा क्या लिखेंगे। सर जो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं सर ये शाकाहारी होते हैं, है ना। और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं। और ये केवल किसको खाते हैं, ये केवल पौधों को खाते हैं। ये सिर्फ किसको खाते हैं, पौधों को खाते हैं। सर एग्जाम्पल दे दो, सर एग्जाम्पल दे दो, जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता है इनका कोई एग्जाम्पल दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या है, हम लोग तो सर्वाहारी है भाई, हम लोग तो मांस मछली भी खाते हैं। मतलब अब सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही नहीं खाता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि हम मानव क्या है, सर्वाहारी है। सर जो केवल और केवल किसको खाते हैं, शाकाहारी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग शाकाहारी बोलते हैं, और ये केवल स्वपोषी को खाते हैं, केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल हो गया, सर जैसे एग्जाम्पल हो गया बकरी। बकरी किसको खाएगी, बकरी किसको खाएगी, बकरी खाएगी केवल और केवल पेड़ पौधों यानी पत्ते ही खाएगी। सर उसी के ऊपर निर्भर होती है बकरी, या चारा खाएगी। ठीक सर, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। अब ये जो होते हैं ना वो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेते हैं। सर ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। सर ये किसको खा लेते हैं, सर ये खा लेंगे किसको, इनको खा लेंगे, है ना। अब जैसे बकरी है, बकरी को कौन खा सकता है, अजगर। बकरी को किसने खा लिया, अजगर ने खा लिया। ठीक, तो सर अजगर किस में आ गया, अजगर आ गया इसमें, अजगर ने खा लिया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि सर ये जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी जीवों को खाते हैं वही ये होते हैं, लेकिन अजगर तो सर दोनों को खा सकता है। कोई ऐसे जीव को भी अजगर खा सकता है, जो अजगर ऐसे जीव को भी अजगर खा सकता है जो जीव मांसाहारी हो। तो इसका सर मतलब ये हुआ कि अजगर जो होगा वो इसमें आना चाहिए, ना कि इसमें आना चाहिए। मैंने ही लिख करके ही आपको कंफ्यूज करके तब मैंने आपको जवाब दिया। समझ में आ रही मेरी बात। तो सर हम समझ गए कि सर ये जो हमारे पास द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता सर वे होते हैं जो किसको खाते हैं, इनको खाते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लिख के आपको बताऊंगा, फिर तृतीयक के बारे में बात करते हैं। अब तृतीयक क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं। सर ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। यानी सर हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम सर समझने का प्रयास करें कि जैसे सर घास है। अब घास क्या है बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि घास क्या है तो आप बोलोगे सर देखो जो घास है ना वो क्या है, सर वो तो उत्पादक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सर घास क्या है, घास तो सर उत्पादक है। सर घास तो उत्पादक है। घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। तो सर टिड्डा क्या हो गया, टिड्डा हो गया सर प्राथमिक हो गया सर, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब सर ये जो घास होती है इस घास को मेढक भी तो खा सकता है, फिर कीड़े मकोड़े भी मेढक तो खाता है। तो सर मेढक को फिर हम क्या प्राथमिक में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सांप। अगर मैं सांप के बारे में बात करूं तो सांप किसको खाएगा, सर सांप तो टिड्डे को भी चबा जाएगा, सर सांप तो मेढक को भी खा लेगा। यानी सर सांप किस में आएगा, सर सांप आएगा हमारे पास द्वितीयक में। बढ़िया सा एग्जाम्पल लेकर के बड़ी मेहनत के साथ में तब जाकर के आपको ये सब चीजें समझाई जा रही हैं। तो हमने क्या कहा कि भैया सांप किसको खाएगा, सर सांप तो टिड्डे को भी खा लेगा, सांप तो मेढक को भी खा लेगा। तो सर सांप का मतलब क्या है, सांप क्या है, द्वितीयक में आएगा। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। ठीक, और सांप सर तृतीयक में भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक, आगे देखो। अब सर बात करते हैं हम बाज के बारे में। सर बाज के बारे में बात करते हैं। सर बाज, बाज किसको खाएगा, बाज तो सांप को खा जाए, बाज तो मेढक को भी खा जाएगा। इसका मतलब सर हम इस बात को भी समझ पा रहे हैं कि सर बाज किस में आएगा, बाज में आएगा थर्ड में। ठीक, यानी सर वो जो द्वितीयक को भी खा जाए वो तृतीयक होता है। क्या हमारे प्यारे बच्चों को, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, इतनी बात फटाफट से बता दो। सर मेरा बैच नहीं खुल रहा है, सुबह से बहुत बार कॉल कर चुका हूं बेटा, आज त्योहार था ना, अब कल आप कॉल कीजिएगा, आपकी कॉल लगेगी। ठीक है, चलो। तो हमने कहा घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या मैं आगे चलूं, एक बार फटाफट से बताओ। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, बढ़िया एग्जाम्पल देकर के मैंने उपभोक्ता समझा दिया। यानी सर प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होंगे जो शाकाहारी जीवों को खाएंगे, द्वितीयक वो होंगे जो इन्हीं शाकाहारियों को खा जाएंगे, और तृतीयक वो होंगे जो इनको खा लेंगे। और ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक, बेस्ट। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे बोर्ड के पेपर में एक सवाल आता है कि जो पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, जो पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अब बड़ा सवाल ये है, मन में आ रहा होगा कि यार अपमार्जक क्या, कौन सी बला है, अपमार्जक किसे कहते हैं। सर यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसे अपमार्जक होता क्या है। तो चलिए मैं सबसे पहले ये समझता हूं कि अपमार्जक क्या होते हैं। ठीक, समझना, क्योंकि अपमार्जक शब्द आप यहां पर भी सुनोगे, केमिस्ट्री में भी सुनोगे। अपमार्जक का मतलब होता है कि वे
वे पदार्थ या जीव, ध्यान से सुनिएगा, वे पदार्थ या फिर वे जीव जो जो क्या कर दें, किसी जो किसी स्थान जो किसी स्थान की सफाई कर दें। आहा हा हा, सर ये बात समझ गए। जैसे सर हम मान लीजिए कि हमारे पेपर में क्या है, हमारे पेपर में केमिस्ट्री में एक टॉपिक है अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक क्या करते हैं, जैसे निरमा होता है, निरमा पाउडर। तो बच्चों को कंफ्यूजन आ जाएगा, सर अपमार्जक तो सर आपने बताया था कि सर ये हमारे जैव अपघटक होते हैं, आप यहाँ कह रहे हो कि सर अपमार्जक ये निरमा पाउडर होता है। सर दोनों में सही क्या है? तो इसलिए मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने कर दिया कि सर अपमार्जक का मतलब वे पदार्थ या फिर वे जीव जो किसी स्थान की सफाई करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से कहा कि आपके घर में एक कोई खाने वाली चीज आई, जैसे फॉर एग्जांपल मिठाई आई। अब पता चला आपकी बुआ बहुत बढ़िया सी मिठाई जो है मार्केट से खरीद के लाई थी। अब वो मिठाई आपकी 2 दिन रखी रही, जैसे आज भैया दूज है, अब 2 दिन मिठाई रखी रहेगी। अब वो मिठाई में क्या होगा, एक समय के बाद वो मिठाई खराब होने लगेगी, उसमें फफूंद लग जाएगी। अब वो जो फफूंद लग जाएगी तो वो फफूंद लगने के बाद मिठाई खराब हो जाएगी, और खराब हो गई तो फिर आप उसको बाहर डाल दोगे, अपनी गाय को भी नहीं दोगे, क्योंकि गाय को देंगे तो सर गाय बीमार हो सकती है। यानी सर हम समझ गए कि अब यहां पर वो जो मिठाई खराब हो गई है उसके अंदर जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब जो चीजें होंगी वो लग जाएंगी, अब वो उसको खत्म कर देंगे। तो सर अगर ये अपमार्जक नहीं होते, यानी ये जो हमारे जीवाणु नहीं होते, यहां पर अपमार्जक का मतलब क्या है, यहां पर अपमार्जक का मतलब है सर जीवाणु, बैक्टीरिया, यानी कि सर यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है जैव अपघटकों की। यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है जैव अपघटकों की। मेरी बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर। यहां पर कौन है, यहां पे जैव अपघटक है। जैव अपघटक का मतलब सर यहां पे क्या है, यहां पे ये जो जैव अपघटक यानी जो अपमार्जक होंगे, वो अपमार्जक क्या करेंगे, जो जो चीजें खराब हो जाएंगी उनको वो खा पी करके समाप्त कर देंगे। तो सर अगर ये नहीं समाप्त करते तो पता चला कि वो मिठाई बाहर फैली रहती और पड़ोस वाली भाभी आती और कहती, का भाई बढ़िया मेरी छा गई है का, ये बोलती कि नहीं बोलती। अब ये सब चीजें मैं आपके डेली लाइफ वाली बता रहा हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, तो मैं डेली लाइफ के लिए करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक, समझो मेरी बात को, क्योंकि बुआ मिठाई लाई होंगी वो खराब हो जाएगी। अब हमने कहा कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, अपमार्जकों का काम करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक सवाल ये पेपर में पूछा जाएगा कि पारितंत्र यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इस इकोसिस्टम में क्या होता है, कौन अपमार्जक का काम करता है। तो सर जैव अपघटक होते हैं, यही अपमार्जक का काम करते हैं। क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया। सर घर में हमेशा बुआ ही क्यों आती हैं, अब क्योंकि बुआ का रिश्ता ही कुछ ऐसा है बेटा, है ना। तो हमने देखो पारितंत्र में जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो अपमार्जकों का काम करते हैं, ठीक है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनके मृत शरीरों पर आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करके जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ ही होता है। जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है। तो सर ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। इसी प्रकार जैसे कि कचरा हो गया, है ना, कचरा जैसे सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, या जंतुओं के मलमूत्र होते हैं। अब जैसे गोबर होता है, गोबर बेस्ट एग्जांपल, गाय ने गोबर किया, सर जी तो करके भी बता रहे हैं, गाय ने गोबर किया, अब गोबर क्या हुआ, जाकर के कहीं किसी जगह में डाल दिया गया, वो गोबर सड़ गया। अब सड़ा तो क्या हुआ, उसमें कीड़े मकोड़े हुए, उस गोबर को खा खा करके उन्होंने मिट्टी बना दिया, मिट्टी बना दिया। और वो किसका काम कर रहा है, वो खाद का काम कर रहा है। वो मिट्टी उठा करके कहां डाल दी गई, खेतों में, उससे बढ़िया से क्या तैयार हो गई, फसल तैयार हो गई। यानी सर हम इस बात को सही से समझ रहे हैं कि अपमार्जक नहीं होते तो बड़ी दिक्कत होती सर, है ना, बड़ी दिक्कत होती है, हर तरफ कूड़ा कचरा फैला रहता। तो सर हम समझ गए कि ये जो कचरा जैसे सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं या जंतुओं का मलमूत्र होता है, पौधों के सड़े गले भाग होते हैं, ये अपमार्जकों के द्वारा ही क्या कर दिए जाते हैं, विघटित कर दिए जाते हैं, यानी कि तोड़ दिए जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी सर निष्कर्ष ये निकलता है कि अपमार्जक वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। यहां से बोर्ड के पेपर में एक सवाल बनता है कि वातावरण को स्वच्छ रखने वाला कौन है, ये अपमार्जक है, यहीं से सवाल बनता है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया।
फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है ना? आगे चलूं मैं? चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास आहार श्रृंखला। अब क्या आता है भैया हमारे पास? आहार श्रृंखला, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है फूड चेन। भाई फूड चेन और फूड वेब में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो पहले ये समझते हैं कि फूड चेन क्या होती है, ठीक है? अब उस फूड चेन को समझने के लिए मुझे इस चित्र को देखना पड़ेगा। देख लिया जाए चित्र को? चलो भाई थोड़ा सा जूम करिए भाई कंप्यूटर मास्टर, कंप्यूटर मास्टर थोड़ा सा जूम करो भाई, बच्चों को दिखाना है। लो भैया, लो भैया हमने जूम कर दिया, ठीक है? ये लो भैया जूम हो गया, ठीक। अब जरा गौर से देखो इस चित्र को, एक गौर से देखो। ये क्या है? पेड़ पौधे। अब इन पेड़ पौधों को कौन खाएगा? इन पेड़ पौधों को हिरन खाएगा। अब हिरन को कौन खा गया? बाघ या चीता खा गया, है ना? फिर ये छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, इनको कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डा खत्म नहीं कर देता फसल? कर देता कि नहीं कर देता? फिर ये देखो मेढक, मेढक ने किसको खत्म कर दिया? टिड्डे को। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अवधारणा बनने दिया करो, तब जाकर के जज किया करो कि ये टॉपिक तुम्हें समझ में आया है नहीं। सिर्फ सुनते ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए कभी भी जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूं, पहले सुनो, बेस देखो सर कैसे बना रहे हैं, अन्यथा आप आओगे जाओगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले बेस देखो कैसे बना रहे हैं सर, कैसे हम आधार बना रहे हैं कि आपको टॉपिक समझ में आए, ठीक? अब समझने की कोशिश करना, और जो चैट कर रहे हो बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ। सर ये क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को किसने खाया? हिरन ने। हिरन को किसने खाया? हिरन को चीते ने खा लिया। तो सर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक चेन बन गई, यहाँ पे एक श्रेणी बन गई, बन गई। आगे बात करते हैं, दूसरे श्रेणी के बारे में बात करते हैं। ये छोटे पेड़ पौधे, इनको टिड्डे ने खत्म किया। अब टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने उड़ा दिया, मतलब खा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या? छोटे पेड़ पौधे, इनको ये कीट वगैरह खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं छोटे पेड़ पौधों को, जो कि कहाँ है? पानी में है। फिर उसके बाद पानी में ही क्या है? मछली है, और मछली को किसने खत्म कर दिया? बगुले ने। और बगुले को कौन खा जाएगा? फिर शेर खा जाएगा या चीता खा जाएगा। तो सर इस बात से हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चेन बन रही है। लेकिन सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इस चेन को यानी श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो बाघ जो होती है, बाघ जो होगा ना, वो सीधे इस पेड़ पौधों को नहीं खाएगा, उसके लिए बीच में हिरन का होना जरूरी है। तो एक सवाल आया था बोर्ड एग्जाम 2025 में कि यदि किसी भी आहार श्रृंखला से हम किसी भी एक स्तर को गायब कर दें, क्योंकि अभी आगे हम स्तर पढ़ेंगे, तो ये हम मान लीजिए हिरन को गायब कर दें, तो क्या ये शेर जो होगा ये पेड़ पौधे खाएगा? गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम बीच से हिरन को गायब नहीं कर सकते। समझ में आ रही मेरी बात? तो सर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर हो। और सर आप बताओ, आगे समझो कि सर ये जैसे ही ये इसको खाएगा, कौन? पेड़ पौधों को हिरन खाएगा, हिरन को क्या मिलेगी? ऊर्जा, एनर्जी मिलेगी। और हिरन को किसने खाया? चीते ने खाया, अब चीते को एनर्जी मिल गई। यानी सर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो ये हमारी आहार श्रृंखला है सर, यानी जो हमारी फूड चेन है, इस फूड चेन में क्या हो रहा है? इस फूड चेन में हो रहा है ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। यानी सर ये सवाल भी हमारे पेपर में आ सकता है कि आहार श्रृंखला में क्या होता है? आहार श्रृंखला में एक जीव की ऊर्जा दूसरे जीव में जाती है। अब तुम सोच रहे होगे, ओ भाई ये पेड़ पौधे में ऊर्जा कहां से आई? तो इस पेड़ पौधे में ऊर्जा जो थी वो सूर्य के प्रकाश से आई थी। समझ रहे हो? कहां से आई थी? सूर्य के प्रकाश से आई थी। तो सर ये बातें हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, ऐसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला बोलते हैं। खत्म सवाल? समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? बताओ, क्लियर हो गया ना? अब इसको लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे कि किसी भी प्राकृतिक समुदाय में, क्योंकि भैया देखो अब प्राकृतिक समुदाय में ऐसा थोड़ी ना है कि भैया जैसे ये पहली वाली चेन देख रहे हो कहां पे है? ये वन में है। दूसरी वाली देख रहे हो घास के मैदानों में होता है, ठीक। फिर तीसरी जो देख रहे हो वो तालाब में होता है। तो इसलिए समुदाय लिखा गया है, यानी किसी भी समुदाय में पाया जाने वाला जीवधारियों का ऐसा क्रम जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता हो, ठीक। जिसमें क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और पौधे से शुरू होने वाले इस क्रम में, क्योंकि शुरुआत पौधे से ही होगी,
इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले वाले जीव के ऊपर निर्भर होता है। अब मान लो तुमसे एक सवाल पूछूं, पूछ लूं मैं तुमसे सवाल, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि देखो भैया, एक काम करो कि पौधे और यहां से चलो मेढक को गायब कर दो, और मेढक को गायब कर दो और इसको गायब कर दो, क्या बाज केवल टिड्डे खाएगा? यानी कि बीच से हम किसी जीव को गायब नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे 3 प्रकार के हमें समुदाय दिख रहे हैं, और ये तीनों प्रकार के समुदाय कौन से हैं? जैसे हरे पौधे को किसने खाया? हिरण ने। हिरण को किसने खाया? बाघ ने। ये मुझे कहां पर देखने को मिल रहा है? ये चीज मुझे वनों में देखने को मिल रही है, यानी ये चीज मुझे वन में देखने को मिल रही है। हरे पौधों को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। टिड्डे को मेढक ने खाया, पानी में था मेढक, और मेढक को सांप ने खाया, और सांप को किसने खा लिया? गिद्ध या फिर बाज ने खा लिया। ठीक, ये मुझे कहां देखने को मिल रहा है? ये मुझे देखने को मिल रहा है कहां पर? ये मुझे देखने को मिल रहा है मैदानों में। ठीक, यानी घास के मैदानों में, यानी घास के मैदान में देखने को मिल रहा है। ठीक, ये घास के मैदानों में। पेपर में, अब देखो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्या पेपर में हमको चित्र बनाना पड़ेगा क्या ऐसे? मुझे पता था तुम यही पूछोगे, है ना? मुझे पता था कि तुम यही पूछोगे, क्या पेपर में मुझे चित्र बनाना पड़ेगा? तो इसका जवाब मैं देता हूं। ठीक, पेपर में चित्र ना बनाना पड़े इसीलिए ये लिखना है तुम्हें। ठीक, पेपर में तुम्हें चित्र नहीं बनाना है। हाँ, अब मान लीजिए तुम ज्यादा ही बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर वेरी स्मार्ट, तुम्हारे सारे काम स्मार्ट वाले होते हैं, तो तुम कैसे बनाओगे? देखो, इसको ऐसे सीधे सीधे ना लिख करके ऐसे लिखोगे, और जहां पे ये मैंने बड़े पेड़ बनाए हैं यहां पे लिख दोगे वृक्ष, है ना? यहां पे लिख दोगे हिरन। चित्र नहीं बनाओगे, गोला बनाओगे ऐसे, और इस गोले के अंदर लिखोगे वन, फिर एरो बना दोगे, फिर यहां लिखोगे हिरन, फिर एरो बना दोगे, फिर क्या लिखोगे यहां पे? फिर लिख दोगे बाघ, और एरो बना दोगे। चित्र नहीं बनाना है, क्योंकि टीचर वहां पे ड्राइंग नहीं देखेगा तुम्हारी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट देखेगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर बैच में जब मैं कमेंट करता हूं तो मेरा कमेंट आता है कि योर कमेंट इज डिसेबल्ड, उत्कर्ष मौर्य कह रहे हैं। उत्कर्ष आप कॉल करिएगा हमारी टीम के पास, ठीक, और हो सकता है आपने किया हो। अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए, हो सकता है आप अब कॉल करिएगा तभी पता चलेगा। होता क्या है कभी कभी कि कोई बच्चा स्पैमिंग करता है या कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही की बात मैं बता रहा हूँ, आज क्या हुआ, थोड़ा फनी है, थोड़ा आपका मूड भी रिफ्रेश होगा, समझो। आज ना क्लास चल रही थी, तो दिव्यांशी मैम की क्लास चल रही थी, वहां पे एक बच्चा बार बार लिख रहा है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। उसने कम से कम 10-12 बार लिख दिया। अब बताओ, क्या पेरेंट्स नहीं देखते होंगे ये सब चीजें, है ना? आपके दूसरे जो भाई बहन पढ़ते हैं तो क्या वो नहीं देखते होंगे? और उसमें किसी पीछे लड़की का नाम लिख रहा था, और सोच लो उसी के पेरेंट्स अगर बैठे हो, या मान लीजिए आपकी बहन ही घर पे बैठी हो, आपकी बहन पढ़ रही हो, और आपकी बहन के बारे में ऐसा कोई बोल रहा हो, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं ना। तो ऐसे कृत्य जब होते हैं तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम लगा हुआ है हमारे ऐप के अंदर, और तुरंत वो ब्लॉक हो जाता है, और वो मैसेज जो होता है हमारी जो ऐप टीम है उसके पास चला जाता है, फिर उसको कॉल करी जाती है। और आज क्या हुआ कि मैंने ही कॉल कर दिया उस छात्र के पास, और मैंने कहा कि क्यों भाई, क्या चल रहा था? अब वो सॉक्ड, लेकिन उसने अपनी गलती मान ली, और गलती मान ली तो उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा जल्दी ही, है ना? चले अब आगे। हाँ, तो सर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब एक सवाल आता है, जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। अब कैसे आएगा वो देखो, सवाल ऐसे आएगा कि विभिन्न पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ऐसे करके एक सवाल आता है हमारे पेपर में। ठीक, मैंने क्या कहा, ऐसे करके एक सवाल आता है पेपर में। तो एक सेकंड वेट करिएगा मेरे बच्चे, ठीक, एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ, तो हमने क्या कहा, ऐसे करके एक सवाल आता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक, कि विभिन्न पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो किस प्रकार होता है। और फिर आता है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख खींचिए। ये सवाल 2020 में आया, 2022 में आया, 24 में आया और 25 में आया। चलिए हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पोषी स्तर क्या होता है। ठीक, यानी सर ये जो हमारा ट्रोफिक लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है? इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे उत्पादक। अब उत्पादक में कौन आएगा? सर उत्पादक में कौन आएगा? जैसे कि पेड़ पौधे, है ना? उत्पादक में कौन आएगा? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों से ऊर्जा कौन लेगा?
इन पेड़ पौधों से ऊर्जा कौन लेगा? इन पेड़ पौधों से ऊर्जा लेगा शाकाहारी जीव, जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। यानी सर इनसे कौन लेगा? इनसे लेगा हमारा ऊर्जा कौन? इनसे लेंगे शाकाहारी जीव। तो सर ये भी समझ गए कि सर इनसे कौन लेगा ऊर्जा? इनसे लेंगे शाकाहारी जीव। सर ये बात भी हमको समझ में आ गई। फिर क्या होगा सर? इनसे इनको कौन खाएगा? इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा कोई मांसाहारी जीव। मान लीजिए किसी शाकाहारी जीव को खा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को कौन खा लिया? बकरी। अब बकरी को कौन खा गया? बकरी को खा गया अजगर। अजगर को कौन खा रहा है? सांप ने मार शेर ने मार के खा लिया। तो सर हम इस बात को सर समझ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको कौन खाएगा? ये हो गए मांसाहारी, ये हो जाते हैं मांसाहारी। ठीक, ये हो गया मांसाहारी। अब तृतीयक में कौन आता है? तृतीयक में कहा जाता है शीर्ष मांसाहारी या शिकारी मांसाहारी। सर ये वो होते हैं जो बड़े, ये केवल उन्हीं को खाएंगे, ये केवल उन्हीं को खाएंगे जो मांसाहारी ही होंगे। ठीक, तो उनको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। यानी सर हम समझ गए कि विभिन्न पोषी स्तरों के बीच जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है कि पहले सूर्य का प्रकाश होता है, उस सूर्य के प्रकाश से हमारा उत्पादक यानी पेड़ पौधे ऊर्जा लेते हैं, फिर पेड़ पौधे ऊर्जा लेने के बाद फिर शाकाहारी जीव लेंगे ऊर्जा, फिर शाकाहारी के बाद फिर मांसाहारी को ऊर्जा मिलेगी, फिर शीर्ष मांसाहारी को ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। तो पेपर में आंसर कैसे लिखोगे वो देखो। पेपर में ऐसे आंसर लिखोगे कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता होगा? परिवर्तन होता होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना तो उसको बनाया जा सकता है। तो सर ऊर्जा का क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है सर। तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा जो होती है वो अनुपयोगी हो जाती है। सर ये वाली बात समझ में ना आई। चलो देखो, सूर्य का प्रकाश है, ठीक। अब सूर्य का प्रकाश जब पेड़ पौधों में पड़ेगा तो क्या पेड़ पौधे सारी सूर्य की ऊर्जा को ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जब जमीन पे आएगी यानी पृथ्वी पे आएगी, यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आएगा तो मतलब ऊर्जा आएगी, सौर ऊर्जा। तो वो सारी सौर ऊर्जा तो पेड़ पौधे लेंगे नहीं, कुछ तो चली जाएगी ना। जैसे गर्मी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? उसी ऊर्जा की वजह से तो हो रही है। या पानी गर्म हो रहा है, उसी की वजह से तो हो रही है। सीट गर्म हो जाती है, जब हम गाड़ी पे बैठते हैं तो तत्ता तत्ता लगता है, वो भी तो ऊर्जा ही है। ठीक, तो सर ये सारी ऊर्जाएं जो होती हैं वो एक रूप से, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो सर समझ गए सारी ऊर्जा हमारी पेड़ पौधे नहीं लेते, कुछ अनुपयोगी हो जाती है, वो हमारे उपयोग की नहीं रहती। पेड़ मतलब पेड़ पौधों के उपयोग की नहीं रहती। तो सर वो बाकी कहाँ जाती है वो बाद में पढ़ेंगे। अब हम ये समझेंगे कि जो ऊर्जा पेड़ पौधे लेते हैं उनको कौन लेगा? अगला स्तर लेगा, फिर अगला स्तर लेगा, फिर अगला स्तर लेगा, और ऐसे करके एक क्रम चलता रहता है और इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सर हम समझ गए इस बात को। फिर उसके बाद जो स्थलीय पारितंत्र में जैसे हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा होता है उसका केवल 1% भाग ही जो होता है वो खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो पाता है। सिर्फ 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, बाकी का सारा लगभग नष्ट हो जाता है। यानी और दूसरी चीज, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में होता है। यानी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, उससे द्वितीयक, फिर उसके बाद तृतीयक। ठीक, तो आई होप ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब पेपर में यही सवाल आगे आता है कि सर जैसे ये हमारे प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, ये सब क्या होते हैं? ठीक, तो ये सब चीजें भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि प्रथम पोषी स्तर क्या होता है, द्वितीय पोषी स्तर क्या होता है, तृतीय क्या होता है और चौथा क्या होता है। ये मैं अभी पीछे पढ़ा करके आया हूँ। मैं इसको चौथी बार पढ़ाऊंगा अगर आज की क्लास में पढ़ाऊंगा तो। ठीक, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बात करते हैं। अब ये सवाल आता है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया ऊर्जा प्रवाह का आरेख खींच करके बताओ। तो आपको ऐसे खींचना है कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, फिर उसके बाद उत्पादक, फिर उसके बाद शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर शेष मांसाहारी। कृपया इसको जरूर बनाइएगा पेपर में। ठीक, समझ में आ रही बात? और ये क्या है मैं समझा चुका हूं, फिर समझाता हूं। सूर्य के प्रकाश से उत्पाद, अभी टॉपिक चेंज होने वाला है इसके बाद। सूर्य के प्रकाश उत्पादक लेंगे यानी हरे पेड़ पौधे, फिर अगला जीव लेगा, फिर अगले जीव लेंगे, फिर अगले जीव। ठीक, तो इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब यहां से हमारे टॉपिक हमारा चेंज होता है और अब हमारा एक दूसरा नियम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंडमैन का 10% नियम। अगर हम बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करें तो सर जो बोर्ड एग्जाम 2019, 2023 और 2025 आप पेपर उठा के देखोगे, यही सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में कितने नंबर का आया हुआ है?
4 मार्क्स का आया हुआ है। एक कितने नंबर का आया हुआ है? 4 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस पूरे टॉपिक को समझना शुरू करेंगे। एक बार फायर इमोजी हो जाए तो मैं जानूंगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे एक्साइटेड है। एक बार फटाफट से बताओ। यहां तक इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां पे आता है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है। ये अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की तो ये बायोलॉजी में आता है, और लगभग सारे बोर्ड्स में बायोलॉजी का ही रहता है। किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, अलग से 5 नंबर का आ जाता है साइंस में, ना उसको फिजिक्स में डालेंगे ना केमिस्ट्री में। ठीक, आ रही मेरी बात समझ में? एक बार फटाफट से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर आवाज नहीं आ रही है, धोखा कर रहे हो मेरे साथ, आवाज बराबर आ रही है, मैं देख रहा हूं। ठीक है, चलो मैं आगे। चलो, तो अब मैं समझता हूं लिंडमैन के 10% नियम को। इसके लिए मैं यहाँ पे एक चित्र बना रखा हूं, उस चित्र को मैं पहले समझता हूं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? सूर्य। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको ध्यान से समझना। एक ध्यान से समझना। अब मैंने एक एग्जांपल लेकर के चीजों को समझता हूं। जैसे मैंने कहा कि, और सवाल कैसे आया वो एक बार रीड कर लीजिए, फिर आप बोलिएगा। इन्होंने कहा है कि उदाहरण के माध्यम से, तो इसीलिए मैंने उदाहरण भी लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये क्या है? यह है सूर्य। सारे बच्चे देखकर ही बता देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए सूर्य की 1 लाख, सूर्य की 1 लाख कैलोरी जो ऊर्जा है ना, वो नीचे आई। 1 लाख, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख कैलोरी जो ऊर्जा है वो सूर्य के प्रकाश से हरे पेड़ पौधों ने ली। अब यहाँ पे किलो कैलोरी भी लिख सकते हो और आप कैलोरी भी लिख सकते हो, तो आप कैलोरी लिखना ताकि आपको थोड़ा आसान रहे। एक एग्जांपल ही तो लेना है। अब ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा किसने ली? ये हरे पेड़ पौधों ने ली। यानी सर ये बात को समझ गए, ये किसने ली? पौधों ने ली। लेकिन अब मेरी बात बहुत सुनना अच्छे से। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे इस 1 लाख का 10% बताओ, क्या होगा? तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि 1 लाख का 10%। अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप लिखोगे 1 लाख, 10 लिखोगे और आप 100 से डिवाइड करोगे। ठीक बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा 10,000। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास 10,000 बचेगा। यानी किसी का जब 10% निकालते हैं तो अगर उसमें 0 होता है तो एक 0 हट जाता है। समझ गए, है ना? और अगर 0 नहीं हुआ तब गुरुदेव, मान लीजिए जैसे मैं आपसे पूछूं 2, 3, 5, 6, 7, इसका 10%, तो भाई दशमलव लग जाता है। ठीक, तो सर वो तो अलग चीज है, मैथमेटिक्स वाले हम नहीं है गुरुदेव, हमें साइंस पढ़ाओ बस। तो हम समझ गए कि सर 1 लाख कैलोरी में से केवल 10% जो ऊर्जा होगी वो हरे पेड़ पौधे लेंगे। ठीक, कितना लेंगे? केवल 10%। यानी अब इसके हरे पेड़ पौधों के पास कितनी आ जाएगी? 1, 2, 3, 4, यानी 1 लाख का केवल 10,000 कैलोरी जो ऊर्जा होगी वो हरे पेड़ पौधे लेंगे। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि सर जो बाकी का बचा हुआ 90% है वो कहां चला गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर जो बाकी का बचा हुआ 90% है वो कहां चला गया? तो जो बाकी का बचा हुआ 90% है वो 90% हमारा अनुपयोगी हो गया, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जब जमीन पे आएगी तो पानी है वो गर्म होगा, पृथ्वी है वो गर्म होगी, है ना सर? कोई दूसरी चीजें गर्म होंगी, है ना? उसी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हम अलग अलग तरीकों से करेंगे। तो जो केवल 10% है वही हरे पेड़ पौधे लेते हैं। क्या सर हमारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। और मैं देख पा रहा हूं लगभग 3,000 बच्चे अभी बराबर इस क्लास को देख रहे हैं, लेकिन उन 3,000 बच्चों में से केवल 239 बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में चैट कर रहे हैं। बाकी के जो बचे हुए हमारे प्यारे बच्चे लगभग 2700 हैं, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? सर वीडियो लाइक किया कि नहीं लोगों ने? नहीं किया ना? बोल दे दो सर, इनको याद दिला दो। ठीक है, तो सर अब आ गया हमारे पास 10,000 कैलोरी। ठीक, अच्छा अब ये जो पेड़ पौधे हैं, अब ये पेड़ पौधे क्या हैं? सर ये तो हमारे उत्पादक हैं, इन्होंने 10% ऊर्जा लिया। अब पेड़ पौधों को कौन खाएगा? ये खाएगा। ये कौन है भैया? ये है हिरन। हिरन ने क्या किया? हिरन ने 10% ऊर्जा ली, यानी जितनी ऊर्जा ये उसका 10% क्या होगा? 1,000 कैलोरी। प्लीज थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। उसने केवल कितनी ली? 1,000 कैलोरी। यानी सर एक 0 फिर कम हो गया, केवल इसने 10%। अब आप पूछोगे सर बाकी के 90% कहां चली गई?
तो बाकी के जो 90% है वो इस पेड़ ने ग्रोथ करी, उसमें वेस्ट कर दी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? 10% ही ऊर्जा इसको मिली बस, है ना? समझ गए? और कुछ ऊर्जा तो इसने ली भी नहीं होगी क्योंकि वो सब कुछ तो पचा नहीं पाया होगा। तो ये बात भी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक, कि सर वो पचा नहीं पाया होगा, और जब वो पचा नहीं पाया होगा तो जाहिर सी बात है सर 90% में से कुछ परसेंट तो ऐसा होगा जो वेस्ट मटेरियल के रूप में इसके बॉडी से बाहर भी होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब सर ये जो शेर था या चीता है या बाघ है, जो भी आपको यहाँ दिख रहा है, वो शेर तो नहीं है ना? अब सर इसने क्या किया, इसने भी 10% ऊर्जा ही ली, यानी इस हिरण को खा लिया इसने, तो शेर को कितना मिला? शेर को मिला 100 कैलोरी। शेर को मिला कितना? 100 कैलोरी, क्योंकि 1000 का केवल अगर 10% निकालेंगे तो सर 100 कैलोरी आएगा। अब इसको किसने खाया, मतलब इस बाघ को किसने खा लिया? इसको खा लिया कि सर इसने। अब सर ये कौन है? ये सर है हमारे डीकंपोजर, यानी सर ये कौन है? ये बैक्टीरिया है, ठीक। इसको कितनी मिलेगी? अब इसको मिलेगी मात्र केवल 10 कैलोरी, ठीक। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम 1,00,000 कैलोरी लेकर के चले थे तो उसमें से केवल हमारे पास 10 कैलोरी ही गई, है ना, इनके पास, और बाकी की सारी क्या हो गई? वेस्ट हो गई। इस प्रकार से क्या होता है? इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। और ये 10% का नियम देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लिंडमैन। इन लिंडमैन ने एक नियम दिया, इन्होंने कहा कि जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो मात्र 10% ही होता है। क्या बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? तो सर हम समझ गए इस बात को कि यह नियम 1942 में किसने दिया? ये लिंडमैन ने दिया। किसने दिया? लिंडमैन ने दिया। लिंडमैन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, क्योंकि आपको खाद्य श्रृंखला ही दिख रही है, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें एक पोषण से जब दूसरे पोषण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा ही का स्थानांतरण होता है। जो शेष 90% होती है वो श्वसन में चली जाती है, क्योंकि भैया ये श्वसन भी करेगा, ठीक। अपघटन में चली जाती है, उष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि इसकी बॉडी से भी हीट निकलेगी, ये दौड़ेगा तो भी तो ऊर्जा चाहिए उसको, है ना, और तब भी तो उसको ऊर्जा चाहिए। ये सोएगा, जागेगा, दौड़ेगा, खाएगा, पिएगा, हर चीज के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। लेकिन जब इसको इस बाघ ने खा लिया तो केवल 10% ही ऊर्जा बाघ को मिली, बाकी 90% वेस्ट हो गई। तो सर ये नियम देने वाला कौन था? ये किसने दिया? लिंडमैन ने दिया। बोलो क्या लिंडमैन का 10% नियम समझ में आया? मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ज्ञानोदय पे आए हो तो जब टॉपिक शुरू हुआ करे और जब टॉपिक एंड हुआ करे उस टाइम पीरियड के बीच में आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट रहती है कि उस टाइम पीरियड के बीच में आप समझने का प्रयास करा करो, ठीक। आपको सब समझ में आएगा। और मेरे कहने के बाद कि जब 239 बच्चे चैट कर रहे थे वो घट करके हो गए हैं 152। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने कह दिया कि बाकी सब सीरियस है तो आप भी सीरियस हो गए, इसीलिए मैंने बोला था कि आप भी हो जाओ। ठीक है, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? वेरी गुड। सर इंग्लिश में अभी 8 चैप्टर बचे हुए हैं बेटा, 8 दिन भी बचे हुए हैं, क्यों परेशान हो? ठीक है, आ रही मेरी बात समझे? क्योंकि हिंदी का सिलेबस तो खत्म हो चुका है, तो क्यों परेशान हो भाई? उत्कर्ष जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर ध्यान दो। तो सर जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बोल करके बताया है वो चीजें यहाँ पर लिखी हैं कि जैसे मान लो सूर्य से 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा आई तो 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000 कैलोरी ऊर्जा अगले यानी पेड़ पौधों को प्राप्त हुई। फिर 90% क्या हो गई? वेस्ट हो गई, है ना। और इस प्रकार से 10,000 का 10% यानी 1,000 कैलोरी प्राथमिक उपभोक्ता को मिल गई। फिर 1,000 का 10% उसको मिल गई, 100 का 10% ये तृतीयक को मिल गई, और 10% का 10% यानी ये हमारे किसके? अपघटक को प्राप्त हो। यहाँ पर मैंने 1,00,000 लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप 10,000 लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने पीछे 1,00,000 का एग्जाम्पल लिया है तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर लिख सकते हो ये ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक ही उपभोक्ता लिया है, ये जबकि यहाँ पे 2-2 उपभोक्ता ले रहे हैं। ठीक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। यहाँ पे जो मैंने उपभोक्ता लिया है देखो ध्यान से, ये तो उत्पादक हो गए, ये हमारे पास प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और ये द्वितीयक। इन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल में तृतीयक उपभोक्ता भी ले लिया है, इसलिए लास्ट में एक बचा हो। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होइए। समझ में आ रही बात?
तो आप जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख सकते हैं। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर जो लिखा हुआ है वो तृतीयक उपभोक्ता को लेकर के भी लिखा गया है, जबकि मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें सिर्फ द्वितीयक लिखा है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो वैसे भी बोर्ड एग्जाम में आपको चित्र नहीं बनाना है तो आप वही लेख लिखोगे। तो ये आपको जो लिखा हुआ मिल रहा है ये बिल्कुल डिट्टो आपको छापना है कॉपी। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आहार जाल या फिर खाद्य जाल के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इधर भी ध्यान देना। इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फूड वेब, इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फूड वेब, है ना। अब कृपया ध्यान से सुनने की कोशिश। अभी हम क्या पढ़े थे? अभी हम श्रृंखला पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम जाल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जाल पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। इस चित्र को मत देखो, पहले मुझे देखो। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने कहा आपके पास पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। उन पेड़ पौधों को किसने खाया? बकरी ने भी खाया। ठीक, टिड्डे को किसने खाया? सांप ने खा लिया, है ना। या सांप ने खा लिया, या टिड्डे को और कौन खा सकता है भैया? टिड्डे को खा लिया मेढक ने, मेढक ने खा लिया। एक बकरी को किसने उड़ा दिया? मानव ने खा लिया। ठीक, क्या मानव टिड्डा नहीं खाता? चले जाओ चीन, तुम्हें टिड्डा खाता हुआ दिख जाएगा। क्या मानव मेढक नहीं खाता? काहे नहीं खाता? बिल्कुल खाता, टर्र का अचार। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। क्या मानव को बाघ खा पाएगा? बिल्कुल खा पाएगा। मेढक को किसने खा लिया? मेढक को खा लिया सांप ने। सांप को किसने खा लिया? सांप को खा लिया बाघ ने। ठीक, यानी कुल मिलाकर के आप यहां पे ये देख पा रहे हो कि एक जीव दूसरे जीव पे किस प्रकार से निर्भर है, और ये अपना पेट भरने के लिए कर रहा है। अब मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया मेरी बात पे थोड़ा जोर देना। मन में तुम्हारे सवाल आ रहा था कि जब फूड चेन थी, यानी कि आहार श्रृंखला थी, तो ये आहार जाल कैसे बन गई? कैसे बन गई आहार जाल? चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अगर तुम्हें रोज सुबह दाल चावल दिया जाए और शाम को भी दाल चावल दिया जाए, क्या तुम पूरे जीवन भर यही दाल और चावल खा करके अपना जीवन गुजार सकते हो? बिल्कुल गुजार सकते हो। लेकिन क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा कि चलो भाई बाहर चल के पनीर रोटी खाते? बिल्कुल करेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो भोजन की चॉइस होती है, जैसे शेर होगा, चीता होगा, इसका भी मन करता होगा आज सांप उड़ाया है, कल लोमड़ी को खाएंगे, है ना, परसों बकरी खाएंगे, फिर उसके बाद किसी दिन हम जो है बाघिन को ही उड़ा देंगे, उसका भी तो मन करता होगा। यानी कि भोजन की पहली चीज तो है उपलब्धता ना होना, क्योंकि अगर आपका दिल करे कि रोज आपको पनीर मिले तो रोज पनीर आपको नहीं मिल सकता है। सिंपल है ना, मेरी बात समझने का प्रयास करो। या आप रोज मांस मछली नहीं खा सकते हो। यानी दो कारण है इस आहार जाल के होने के। पहला कारण तो यह है कि भोजन की उपलब्धता ना होना, हर समय पे भोजन की उपलब्धता नहीं हो सकती। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आहार जाल का होने का कि सर हर समय भोजन की उपलब्धता भी नहीं होती, पहला कारण। और दूसरा कारण यह है कि भोजन की चॉइस, दूसरा कारण हो गया। तो दो कारण है कि इच्छाएं भी हैं और कमियां भी हैं। समझ में आ रही बात? यही कारण है कि फूड जो हमारी आहार जाल होती है, यानी फूड जो वेब होती है, वो हमारी तैयार होती है। और इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे पे निर्भर होता है, दूसरा तीसरे पे होता है, तीसरा चौथे पे होता है, लेकिन चौथा वाला दूसरे पर भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ रही बात? बोर्ड के पेपर में जिस प्रकार मैंने नाम लिख करके ऐसे वेब बनाई है, वैसे ही आपको वेब बना देना है। ठीक, अरे मेरी बात समझ, जैसे यहाँ पे बनी हुई। तो आपको मान लीजिए आप भूल गए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे पूरा भर जाना चाहिए। जैसे अब ये टिड्डा होगा ना, तो सिर्फ पेड़ पौधे ही थोड़ी खाएगा, टिड्डा और भी कुछ चीजें खा सकता है ना, और भी चीजें खा सकता है। सर टिड्डा पेड़ पौधे भी खाएगा, फल भी उड़ा सकता है, वो फल की छोटी छोटी चीजें खा सकता है, फल को भी तो खाएगा वो, है ना। सर मेढक किसको क्या जो है मेढक किसको खाएगा, है ना, मेढक किसको खाएगा? क्या मेढक टिड्डे को ही खाएगा? क्या मेढक किसी और चीज को नहीं खा सकता? किसी कीट को खा सकता है। कीट किसको खा सकते हैं? फल को खा सकते हैं। तो ऐसे करके आप चित्र बना सकते हो पेपर में। इसी को कहा जाता है आहार जाल या फिर खाद्य जाल। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत होगी। बढ़िया से इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। पेपर में कैसे लिखना है वो देखो कि किसी भी एक इकोसिस्टम में, यानी किसी भी एक पारितंत्र में आहार श्रृंखलाओं के संजाल को क्या बोलते हैं? आहार जाल बोलते हैं। आहार जाल भोजन के प्रवाह का एक जटिल संजाल होता है,
यानी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है कि सर पहले पेड़ पौधे से कीटों ने खाया उसको, फिर उसको मछली ने खा लिया, फिर मछली को बगुले ने खा लिया, बगुले को चीते ने खा लिया। लेकिन सर ये जो चीता होता है सर, इधर से देखो तो क्या है, भेड़ को भी नहीं खा सकता है, बकरी को नहीं खा सकता, या लोमड़ी को नहीं खा सकता, है ना? बिल्कुल खा सकता है। तो सर ये मुझे एक जाल बनती हुई दिखाई दे रही है, इसी को कहा जाता है फूड चेन, या सॉरी फूड वेब। अच्छा ठीक है सर, ये जो आहार जाल की इस जटिलता का कारण क्या है? ये जो आप देख रहे हो जटिलता का कारण है, यही बोर्ड एग्जाम में सवाल बनता है और बच्चे इसको नहीं कर पाते, क्योंकि अभी आपने मेरी बातों को सुना ही नहीं था ढंग से। अब मैं बता रहा हूं कि इस जटिलता का कारण है जीवधारियों की भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन और मनपसंद भोजन का ना मिल पाना। दोनों चीजें, इच्छाएं भी करती हैं मनुष्य की या किसी भी एक जीव की, और सर भोजन टाइम पे मिल भी नहीं पाता है। भाई शाम को आपके घर पे खिचड़ी क्यों बनती है? क्या कारण है खिचड़ी बनने का? मन करता होगा खिचड़ी खाने का? नहीं ना। लेकिन खिचड़ी इसलिए बनी क्योंकि अब हो सकता है उस समय पे घर पे सब्जी ना हो, इसलिए खिचड़ी बनी। तो सर समझ गए कि जब समय होता है तब भोजन का ना मिल पाता। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ। सर आप यूट्यूब वालों से कंप्लेन कर दीजिए, हर 2 मिनट में ऐड आ जाता है। अब बेटा देखो, इसमें तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर हमने यूट्यूब वालों से कंप्लेन कर दी कि हर 2 मिनट में ऐड क्यों दे देते हो, तो यूट्यूब वाले जानते हो हमसे क्या कहेंगे? हमसे कहेंगे ऐसा है सर जी, अब कल से आपको तनख्वाह देना बंद कर देंगे। तो मेरे लाल, मेरा घर कैसे चल जाएगा? फिर हमको पता चले कुछ दिन तो खिचड़ी खा के काम चलाएंगे, और उसके बाद फिर उस दिन के बाद फिर हम मिट्टी खाएंगे भाई। हैं, हमारा घर कैसे चलेगा मेरे लाल अगर यूट्यूब ऐड नहीं देगा तो? हैं, चलो फिर भी हम कोशिश करेंगे, यूट्यूब से कंप्लेन कर देंगे कि ऐड की सीमा को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, हर 2 4 5 मिनट में बच्चों को हमारे ऐड ना दिया जाए, इससे हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चले आप। तो सर इस बात को हम समझ गए। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसको कहते हैं जैव आवर्धन। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन, जो कि होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सर बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जरा हमारी बात को ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं रोज मेढक खाता हूं, ऐ छी छी, मैं बोलूं मैं रोज मेढक खाता हूं, और मेढकों में कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए बाद में जाकर के हानिकारक हो सकती है ना? अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मेढक के अंदर पारा है, पारा मतलब समझते हो Hg, और वो मेढक मैं एक दिन खाया, फिर मैं दूसरे दिन मेढक, फिर चौथे दिन मेढक, ऐसे करके हमारी बॉडी के अंदर वो पारा बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया, क्योंकि उस पारे को हम डाइजेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ में वो पारा हमारी बॉडी से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, ठीक, एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो सर इसका ये मतलब हुआ कि वो पारा हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, फिर आगे चल करके मेरी बीमारी का कारण बन जाएगा। ऐसा ही होता है, जो लोग मांस मछली ज्यादा खाते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, एक समय के बाद वो बीमार होते हैं। फिर शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बॉडी बन रही है भाई, लेकिन बाद में दिक्कतें होती, ठीक, आपने अक्सर सुना होगा उनको ये दिक्कत हो गई, उनको दिक्कत हो गई, उसका यही कारण होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो सर इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्लवक। इसे क्या बोलते हैं? प्लवक बोलते हैं। अब आप सोचोगे यार ये प्लवक कौन सी भला है भाई? ये पेड़ ये होता है किसमें? पानी में। ये किसमें होता है? पानी में। ये आपको छोटी सी मछली जैसा दिखाई दे रहा होगा, पर ये छोटी मछली नहीं है, ये पानी के अंदर जो है आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? प्लवक है। समझ गए सर? पानी में होता है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि पानी जिधर बहता है ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में भी बह सकता है। तो सोचो इतना ज्यादा ये क्या है, इतना ज्यादा ये पावरफुल है, ठीक। अब इस प्लवक के अंदर एक बड़ी खराब चीज है। अब इसके अंदर क्या है? इस प्लवक के अंदर क्या पाया जा रहा है? इस प्लवक के अंदर पाया जा रहा है Hg, जिसको हम बोलते हैं पारा यानी कि मरकरी, ठीक। अब इस प्लवक को किसने खाया? इस प्लवक को इस मछली ने खा लिया। अब बताओ कि क्या इस मछली के अंदर ये जो Hg है वो इकट्ठा होता रहेगा? क्योंकि ये मछली एक प्लवक को तो खाएगी नहीं, ये तो कई सारे प्लवकों को खा सकती है। समझ लीजिए बेटा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आप YouTube पे सर्च करोगे हमारा पर्यावरण, और लोग आपको 30 मिनट में पढ़ा के चले जाएंगे। और इसका कारण क्या है
क्योंकि चैप्टर पढ़ाना है, ना कि उसको समझाना है। और पढ़ाना और समझाना दोनों में फर्क होता है, इसलिए मन लगा के पढ़ लो बेटा। नहीं, हम भी चाहते तो ये चैप्टर 30 मिनट में पढ़ा करके आपको चले जाते। उसे रिवीजन कहते हैं और इसे समझाना कहते हैं। तो समझ लीजिए ताकि आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहे, क्योंकि देख पा रहा हूँ 1 घंटा हो चुका है और लगातार मैं पढ़ाता ही जा रहा हूँ, और अभी अभी भी 30 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि मुझे पता है मैं 1.5 घंटे में ही इस चैप्टर को पढ़ा पाऊंगा। पिछली बार मैंने इस चैप्टर को 1 घंटे कुछ मिनट में पढ़ाया था, तब मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे। इस बार मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो मैं अब मुझे 1.5 घंटा 1 घंटा 20-25 मिनट लगेगा ही लगेगा, ठीक, और ज्यादा भी हो सकता है। तो अब देखो जरा, हमने क्या कहा कि प्लवक को किसने खाया? मछली ने। अब इस मछली को कौन खाएगा? बड़ी मछली खाएगी या कोई सांप खा लेगा? उसके अंदर भी पारा होगा। अब मान लीजिए उस सांप को चीनी लोगों ने पकड़ा, खाओ भाई ढिचिक ढिचिक बनाएंगे आज। अब चीनी ने खा लिया उसको, मतलब किसी आदमी ने खा लिया उसको। सांप को खाते हैं ना लोग, या बड़ी मछली को खा लिया किसी ने। उस व्यक्ति के अंदर भी, बॉडी के अंदर क्या चला गया? पारा। यानी कि सर हम समझ गए कि जब कोई एक रासायनिक पदार्थ किसी एक जीव से दूसरे जीव में जाता है तो वो बढ़ता जाता है, और बढ़ने को ही हम आवर्धन बोलते हैं। खत्म बात, खत्म टॉपिक। यानी सर टॉपिक खत्म हो चुका है, कुछ नहीं था इसमें। मैंने कहा कि जब एक जीव को दूसरे जीव ने खाया, दूसरे को फिर तीसरे ने खाया, और इसके अंदर जो पदार्थ था रासायनिक वो एक जीव से दूसरे जीव में गया, इसी को जैव आवर्धन बोलते हैं। खत्म हो गया। यानी सर टॉपिक आया कि कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आहार श्रृंखला में किसी एक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर उच्च पोषी स्तर के जीवों में अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। उच्च पोषी का मतलब जो ऊपर होते हैं, जैसे तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम जैव आवर्धन बोलते हैं। इसको एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि जैसे कोई छोटी मछली किसी प्लवक को खा ले और वह पारे से दूषित हो, ठीक, वो पारे से दूषित है, और जब इन सैकड़ों मछलियों को एक ही पक्षी खा लेगा तो उसमें पारे की मात्रा अधिक हो जाएगी, और फिर इस प्रकार से किसी जीव के अंदर उस रासायनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाएगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? सर आपने कहा था कि पहले सिलेबस पूरा कर लो। अब बताइए सर इतना सारा कैसे याद करें? अभी तो याद भी नहीं है। बेटा मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे अंदर कुछ जिज्ञासाएं ज्यादा हैं बेटा, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया पहले इतना पढ़ लो जो पढ़ाया जा रहा है। रिवीजन आप नवंबर में करना, ठीक। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में ये सब चीजें लिखते हो, चाहे यहाँ पर हो और चाहे जब मैं रेगुलर क्लासेस करता हूँ तब भी। तो इसलिए उत्कर्ष जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया जो कहता हूँ उसको करो, ठीक। नहीं करना है तो जैसी आपकी इच्छा वैसा कर सकते हो, है ना, लेकिन प्लीज कृपया क्लास में डिस्टर्बेंस करो बेटा, ठीक। आगे चलें। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही कहां पर हुआ है? जापान में हुआ है, जिसकी वजह से लोग क्या हुए हैं? संक्रमित हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे बच्चे लिखा करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा भाई, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे कितना जिज्ञासु हैं। ठीक ऐसा ही कहा हुआ है, जापान में हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ओजोन और ओजोन परत का अवक्षय। इसके बाद एक छोटा टॉपिक और होगा जो कि होगा जैव निम्नीकरण, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ओजोन के बारे में बात करते हैं। भाई ये ओजोन क्या है? अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो सर ओजोन जो होता है, सर ओजोन जो होता है वो होता है O और 3, इसे कहा जाता है ओजोन। समझ में आ रही बात? इसे कहा जाता है क्या? ओजोन। और जो ओजोन होता है सर, इस ओजोन में सर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इस ऑक्सीजन में इसमें 3 परमाणु होते हैं, तब जाकर के ओजोन के अणु का निर्माण होता है। तो सर इस बात को हम अच्छे से समझ गए कि सर ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना है, पहली बात तो। जबकि अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो सर ऑक्सीजन जो होता है सर, वो ऑक्सीजन हमारा O के 2 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। सर ये बात तो समझ गए। सर ऑक्सीजन भी एक प्रकार की गैस होती है और ओजोन भी एक प्रकार की गैस होती है। ये बात तो हमारे बच्चों को समझ में आ गई। अब सुनिए,
ओजोन हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए बुरा भी है। अब सर ये अच्छा कैसे है और ये हमारे लिए बुरा कैसे है, सर वो बताइए, समझना मेरी बात को। ओजोन हमारे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ओजोन हमारे जो हमारा वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में कई प्रकार की परतें होती हैं। जैसा आपने सोशल साइंस में कक्षा 8 में पढ़ा होगा, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, है ना, आयन मंडल, है ना। तो उनमें से एक मंडल है समताप मंडल, उसमें एक परत पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारे पास पृथ्वी है, ठीक। इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें कुछ परतें हैं, उनमें से एक परत, एक जो दो परतों के बीच का स्थान है जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, उसी में क्या होती है, एक परत होती है। किसकी परत होती है, गैस की परत होती है। अब ये गैस की परत जो होती है, इससे फायदा क्या है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है, कृपया ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा और इसको बना लीजिएगा कॉपी पे, ठीक। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये पृथ्वी पे आ रहा है। अब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आएगा तो सूर्य के प्रकाश में कई प्रकार के क्या होते हैं, कई प्रकार की लाइट होती है। सूर्य के प्रकाश में कई प्रकार का प्रकाश होता है। एक प्रकाश होता है अवरक्त, एक होता है दृश्य, एक होता है पराबैंगनी। तो सर जो दृश्य प्रकाश होता है वो तो हमारे काम का है, लेकिन जो ये अवरक्त प्रकाश होता है ये हमारे काम का नहीं है, और साथ में पराबैंगनी प्रकाश भी हमारे काम का नहीं है। तो सर इस सूर्य के प्रकाश में एक प्रकाश होता है जिसका नाम होता है पराबैंगनी। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस सूर्य के प्रकाश में एक ऐसा प्रकाश होता है जो कैसा होता है, पराबैंगनी। अगर ये पराबैंगनी प्रकाश पृथ्वी पे आ जाएगा तो पृथ्वी पे जो मानव जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक। कैसे सर अस्त व्यस्त हो जाएगा, हाथों के ऊपर छोटे छोटे छाले पड़ जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा, यानी कि त्वचा कैंसर हो जाएगा। मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूं, इतना डीप में मैं कभी गया नहीं हूं, बहुत रिलैक्स होकर के एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप एक अच्छे छात्र हो तो इससे इसके बाद तुम्हें चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट, कुछ नहीं छूटेगा। हमने कहा सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आएगा तो पृथ्वी पे आने पर ये जो पराबैंगनी प्रकाश है वो भी आएगा। अगर वो आ गया तो स्किन कैंसर हो जाएगा, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। लेकिन इसी के बीच में, जैसे बाहुबली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पिक्चर देखी होगी सर, बाहुबली ही मूवी थी ना, नाम ही था बाहुबली, हाँ ठीक है। बाहुबली मूवी में आपने बाहुबली को देखा होगा, उनके ऊपर कोई अटैक करने आता था तो बोलते थे कि कटप्पा। अब कटप्पा आगे चले गए, कटप्पा ने बाहुबली को बचा लिया, लेकिन कटप्पा ने ही बाहुबली को मार दिया। सर ये हमारी ओजोन परत कुछ ऐसी ही है कि हमें बचाती भी है, और अगर कहीं हम चूक गए तो ये हमें मार भी देगी। कैसे सर, बचाने को तो समझ गए, इस पराबैंगनी प्रकाश आएगा तो ये हमारी जो कटप्पा है, अर्थात जो हमारी ये पराबैंगनी प्रकाश है, सॉरी जो ओजोन परत है, हमें बचा लेगी। किससे बचा लेगी, पराबैंगनी प्रकाश से। अब सर ये बताइए कि हमारे लिए हानिकारक कैसी है, वो समझो, कृपया ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि O2। अब ये जो ऑक्सीजन होता है ये टूटेगा किसमें, ये टूटता है दो ऑक्सीजन के परमाणु में। ये बात आप जानते हो कि इसे नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। अब जब ये नवजात ऑक्सीजन किसी दूसरे से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ओजोन गैस। समझ में आ रही मेरी बात। यानी सर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए कि जो ये हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इनको तोड़ने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये। तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा कि नहीं, बताओ। कि अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त था, और अगर ये पृथ्वी पे आ भी गई ओजोन परत तो भी हमारे लिए अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ऑक्सीजन को तोड़ देगी और तोड़ के ओजोन बना लेगी। अब ऑक्सीजन बेचारा क्या करेगा, सोचो, ऑक्सीजन क्या करेगा बेचारा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो मानव जीवन नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के ये हमारे लिए अच्छी भी है और ये हमारे लिए खराब भी है। तो अच्छी ज्यादा है, खराब कम है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझे। तो अब ये चीजें समझ में आई हैं, चलो इनको लिखना कैसे वो समझते हैं। अब इनको लिखना कैसे वो समझते हैं, ठीक, लिखना कैसे वो समझते हैं। चलो भाई, अब इसको लिखना कैसे, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों से कि देखो भाई ध्यान से समझो
कि O यानी ओजोन जो होता है वो O के, ये कैपिटल बनाना, O के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। यानी ओजोन O3, यहां 3 बना लेना, 3 लिख लेना बेटा, ठीक, यहां पे O3 लिख लेना। O3 यानी ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन के अणु में 2 ही परमाणु होते हैं। ठीक, 2 ही परमाणु होते हैं। सामान्य ऑक्सीजन का मतलब हो रहा है किसकी बात, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक, सामान्य ऑक्सीजन के बारे में, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक, ऑक्सीजन सभी वायवीय जीवों के लिए जरूरी है, वही ओजोन एक घातक विष है। ऑक्सीजन जरूरी है लेकिन ओजोन क्या है, घातक विष है। लेकिन ओजोन हमारे लिए एक और तरीके से भी हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है वो समझो। ये सूर्य के प्रकाश से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को, यानी पराबैंगनी प्रकाश को पराबैंगनी प्रकाश से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, और पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए क्या है, हानिकारक है, क्योंकि इस पराबैंगनी विकिरण से मानव में त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं यहां पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये पराबैंगनी प्रकाश पृथ्वी पे आया तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यानी कि सर अगर हम ओवरऑल बात करें तो सर ये जो हमारे पास ओजोन परत होती है, ये ओजोन परत पृथ्वी पर हमारे मानव जीवन को क्या करेगी, बचाएगी। किससे बचाएगी, किससे बचाएगी, किससे बचाएगी? सूर्य के प्रकाश से बचाएगी। किससे बचाएगी? सूर्य के प्रकाश से बचाएगी। किससे बचाएगी? ये चित्र बना लेना, ठीक है बेटा, ये चित्र पेपर में भी बना देना कि पराबैंगनी प्रकाश आएगा और ये पराबैंगनी प्रकाश से बचा लेगी। कौन बचा लेगी? ओजोन परत। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? अच्छा सुनो, अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन को पराबैंगनी विकिरण जो होता है वो 2 पार्ट में तोड़ देगा। ठीक, कैसे? ऑक्सीजन का एक परमाणु और दूसरा परमाणु। वो ऑक्सीजन का एक परमाणु जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इससे ओजोन बना देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पे ना आने। क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ। वाह, एक बच्चा शशांक द्विवेदी है, बहुत आगे आगे बोल रहा है भाई, बढ़िया, अच्छी बात है। देखो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी हमको लगता है पढ़ के आए हो आप, है ना? हम भी वही चीजें भी बताएंगे। अब पेपर में एक सवाल आता है कि ओजोन परत क्या है, समझाइए, इसका क्या महत्व है बताइए। और फिर यह आता है कि सरकार ने कौन से कदम उठाए थे। यह सवाल 2024 के पेपर में आया है कि सरकार ने कौन से कदम उठाए ओजोन परत से बचाव के लिए। ठीक, यानी ओजोन परत के अवक्षय के कारण पढ़ेंगे पहले कि आखिर ओजोन परत क्यों अवक्षय होता है और सरकार ने क्या क्या काम किए वो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखो, एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं CFC गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो हमारी ओजोन परत है, मैं चित्र बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये चित्र देखो, ये पृथ्वी है। ठीक, इस पृथ्वी के ऊपर ये जो वायुमंडल, इसमें ओजोन परत है। क्लियर है सभी को? पराबैंगनी प्रकाश आ रहा है। अब ये पृथ्वी के ऊपर लोगों ने क्या कर रखा है, AC लगवा रखी है अपने घर में। लोगों ने अपने घर में रेफ्रिजरेटर रख रखा है, फ्रिज, जिसको शीतलन बोलते हैं, या शीतलन यंत्र भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वो रखिए। उस फ्रिज में पीछे गैस भरी जाती है, जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जिसको हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CFC। क्या बोलते हैं? CFC। ये जो CFC गैस होती है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म पेपर में आता है। ये किसका, कहां पे उपयोग करी जाती है? रेफ्रिजरेटर में। और किसमें? अग्निशमन यंत्रों में भी इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं, जो कि अवक्षय का एक कारण है, क्योंकि ये क्या करती है, इस ओजोन परत में जो ओजोन परत है, इसको तोड़ने का काम करती है। क्लियर है सारे बच्चों को? यहां तक समझ में आ गया? वाह, वेरी गुड। आगे चलते हैं, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ओजोन परत कहां पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है, 2023 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। दूसरा पॉइंट, सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म लिख दो इसका, इसका फुल फॉर्म लिख दो यूनाइटेड, नोट कर लो इसको, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, आ रही मेरी बात समझ में? एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर है सभी को? आगे चलूं, आगे चलें क्या? चलो, तो सर ये जो यूएनईपी में, इसमें एक सर्वसम्मत बनी और जिसमें ये हुआ कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, यानी जितना यूज 1986 में हो रहा था उतना ही यूज हो। कृपया ध्यान से सुन लो, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? वाह क्या बात है, एक बच्चा लिख भी रहा है यूएनईपी का फुल फॉर्म, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, कहीं पे प्रोग्राम लिखा होगा, कहीं पे प्रोग्रामी भी लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में लिख, ठीक? प्रोग्राम ऐसे करके भी लिखा होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो हमने क्या कहा कि ये 1987 में जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम था, उसमें ये सर्वसम्मत बनी, कई देश मिलकर के इन्होंने डिसाइड किया कि जो 1986 में जितना भी सीएफसी का यूज हो रहा था उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा हम सीएफसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे ओजोन परत जो होती है वो क्षय हो रही है। लेकिन देखा गया कि विश्व भर में सीएफसी को उपयोग ना कर लेकिन देखा गया कि आगे चल करके जो हमारा ओजोन परत है उसका क्षय जारी रहा। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कहां पे जारी रहा। ठीक, तो हमने कहा कि सीमित रखा जाए और विश्व भर में सीएफसी को ना उपयोग करने और ओजोन परत के अपघटन को कम करने के लिए नियम भी बताए गए कि भैया कैसे आप कम करोगे। ये कब हुआ? 1987 में हुआ और 86 पर जो है लिमिट लगा दी गई, यानी जितना 86 में आप सीएफसी को उपयोग करते थे उतना ही करोगे। अच्छा, सीएफसी में मौजूद जो अब ध्यान से सुनिए कि आखिर ये कैसे नष्ट करती है, ये हमारे लिए क्यों अनुपयोगी है, ये जो सीएफसी होती है कैसे ओजोन परत को क्षय करती है, रीजन तो सुनो। तो हमने क्या कहा कि जो सीएफसी में मौजूद क्लोरीन होती है वो क्या करती है, ऊपर की ओर जाती है और ओजोन परत में पहुंचने पर ओजोन के अणु को तोड़ देती है। जैसा मैंने पहले ही बताया था बोल करके कि जो ये हमारे ओजोन होती है, यानी जो हमारा O3 होता है, इस O3 के ऊपर जैसे ही सीएफसी गैस रिएक्ट करती है, इससे O3 को तोड़ देगी और जिससे ऑक्सीजन बन जाएगा। फिर हम उस ऑक्सीजन का क्या करेंगे? जब हमारे लिए ओजोन ही घातक है और पराबैंगनी किरणें घातक हैं और पराबैंगनी किरणें नीचे आ जाएंगी, तो उस ऑक्सीजन का हम करेंगे ही क्या? कि अगर आपको कोई पानी दे दे और साथ में उसमें जहर भी मिला दे तो हम उसका क्या करेंगे? पानी तो हो गया हमारे लिए व्यर्थ ना। बिल्कुल वही चीजें हुई कि सर ओजोन में उपस्थित जो क्लोरीन है ऊपर गई, उसने ऑक्सीजन जो है ओजोन को तोड़ करके ऑक्सीजन बना दिया और ओजोन की मात्रा घट गई। इसे ही कहा जाता है कि ओजोन परत जो है वो क्षय हो गई, अर्थात पतली हो गई। ओजोन परत कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर पृथ्वी के ऊपर कोई तिरपाल लगा के बैठा है, ऐसा नहीं है, गैस की एक परत है। ठीक, समझ गए? अच्छा, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट जो रे होती है, इसलिए हम लोग उसको यूवी बोलते हैं, उनको वो रोक नहीं पाएगी अगर वो क्षय हो जाएगी। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव के बारे में बात करें और जो दक्षिणी ध्रुव है, इन प्रदेशों में ओजोन परत की मोटाई 30 से 40% घट गई है। ये बात कहां लिखी है? ये बात लिखी है NCERT में। ओके, तो इस पूरे पेज में हमने क्या सीखा? हमने इसमें यह सीखा कि जो ओजोन परत होती है इसके क्षय होने का कारण है इसके क्षय होने का कारण है सीएफसी गैस, जो कि रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। ये जो हमारी समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, वायुमंडल में हमने पढ़ा कई प्रकार की परतें होती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि 1986 के उत्पादन पर ही मतलब सीमित कर दिया जाए। ये यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में सर्वसम्मत बनी। कब बनी? 1987 में। ठीक, और ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम लोग नापते किसमें? डाबसन में। ये भी नोट कर लो, कहीं पर हो सकता है काम आ जाए। कहाँ नापते हैं? इसकी मोटाई को नापते किसमें है? मोटाई को नापते किसमें है? मोटाई को, ये डाबसन क्या है? मात्रक, डाबसन में मापते हैं।
नोट कर लेना, ये भी याद आ गया ना। लिखा नहीं है कहीं पर ये चीज, लेकिन पेपर में आ सकती है। आ रही मेरी बात सुनिए। और यही कारण है कि जो ये हमारी ओजोन परत है, इसकी ये क्षय हो रही है कहां पर, हमारे दक्षिणी और उत्तरी जो ध्रुवीय प्रदेश है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार फटाफट से बताओ। ए कुमार ऑफिशियल, हमको लगता है कि आप दिवाली में क्लास नहीं किए हैं मैथमेटिक्स वाली, इसीलिए आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट होते ना बेटा, ऐसे सवाल नहीं करते, है ना, क्योंकि हमने इनका जवाब बहुत डिटेल में दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो सवाल कर रहे हो, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, है ना। चलो देखो, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है जो कि है जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। यहां से चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे। ठीक, चलो देखो, अब हमारे पास है कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो पहले बात करते हैं जैव निम्नीकरण की। सर बहुत सिंपल है सर, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, जैसे फॉर एग्जांपल गोबर। गोबर क्या है? वह अपशिष्ट है जिसको जीव खा पी के निपटा देंगे। सर जी, बैक्टीरिया खा के निपटा देंगे। सर ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है फल, अगर ये सड़ जाए तो इसको बैक्टीरिया खा के खत्म कर देगी। तो सर हम समझ गए कि सर ऐसा अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब समझते हो, कूड़ा कचरा, ऐसा अपशिष्ट, ऐसा कूड़ा कचरा जो कि जीवाणु खा के खत्म कर दे, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। खत्म है। यानी सर समझ गए कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक कारकों जैसे जल, ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरणें, अम्लीय वर्षा, सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा समाप्त हो जाए, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। जैसे एग्जांपल, सब्जियों के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियां, लकड़ी, गोबर, जूट, कपास, इसको कौन नष्ट करेगा? जीवाणु नष्ट कर सकते हैं। जबकि अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक अगर आज है हमारे पास और पृथ्वी पलट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये प्लास्टिक जो है ना वो खत्म नहीं होगी, है ना, पड़ी रहेगी। एक प्लास्टिक की बोतल को आप लीजिए और उसको मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, और आप 50 साल बाद भी खुदाई करोगे तो आपको वैसी ही सेम मिलेगी, आपको वो नष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा गोबर लीजिए, या फिर आप फल लीजिए, या कपास लीजिए, जूट लीजिए, लकड़ी लीजिए और मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, आपको एक लंबे समय के बाद वो नष्ट मिलेगी, आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मेटल, लोहे का कोई धातु का टुकड़ा मिट्टी में डाल दो, कुछ सालों बाद खोदोगे वैसे ही मिलेगा, जंग लगी होगी वो अलग बात है, लेकिन नष्ट नहीं होगा पूरी तरीके से। तो सर वो आएगा हमारे पास अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट, जिन्हें हम प्राकृतिक कारकों से, जल, ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश की किरणें से हम इसको नष्ट नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक का समझ। ठीक है, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ सर, अगर हम आंसर कर पाते हैं तो ये सिर्फ आपकी ही देन है। बढ़िया। सर आप स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते बेटा, पढ़ाने में हमें याद नहीं रहता होगा, तो मैं हो सकता है कि आगे बढ़ा देता हूं पेज को, नहीं ऐसी हमारी कोई सोच नहीं है। जब मैं इतनी बेहतरीन पीपीटी बना करके यहाँ पे आपको पढ़ाने आ सकता हूँ निस्वार्थ भाव से, तो मैं स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लेने दूंगा? लीजिए मालिक, लीजिए स्क्रीनशॉट। ऐसे है करते हो यार तुम लोग। ये नहीं करने देते, इतनी इतनी घृणा भाव क्यों लाते हो मेरे लिए बेटा? इतना ऐसे क्यों सोचते हो? हाँ बोलो, क्लियर है सभी को? चले, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले आगे। तो चलिए भाई, अब आंसर करिए फटाफट से, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? अब चयन करके बताओ। ठीक, जैव निम्नीकरण, और ये जितने सवाल अब करने जा रहे हो सब एनसीईआरटी के हैं। ठीक, तो आपको एनसीईआरटी के सारे सवाल भी हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए बेटा कृपया ध्यान दीजिएगा। और यही सवाल हर साल पेपर में आते हैं। 3 एमसीक्यू कराऊंगा, और यही 3 एमसीक्यू हर साल किसी न किसी सेट में रखे होते हैं। सुन लीजिए, लिख के दे रहा हूं कि 2026 का पेपर आएगा और यही सेम एमसीक्यूज आपको पेपर में मिलेंगे, लिख के रख लो। हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण? भैया घास नष्ट हो सकता है, पुष्प नष्ट हो सकता है, चमड़ा भी नष्ट हो सकता है,
होगा तो मांस का बना हुआ, मांस ही चीज तो होती है ना। फिर उसके बाद घास, लकड़ी, प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक आ गया बाबू, ये तो अजैव आ जाएगा भैया, ये नष्ट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? फलों के छिलके, केक भी नष्ट होगा, नींबू का रस भी हो सकता है, केक भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, घास भी हो सकता है। यानी सर पहला वाला होगा, तीसरा वाला होगा और चौथा वाला होगा सर, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो यहां से हमारे पेपर में ऐसा एक सवाल बन सकता है। ठीक है, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आएगा? डी कैसे हो सकता है बेटा? डी कैसे हो जाएगा बता? हाँ, डी कैसे हो सकता है? चलो, क्योंकि प्लास्टिक तो नष्ट नहीं होगी ना। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का यानी कि फूड चेन का निर्माण करता है? सर घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव। फटाफट से जवाब दो। तो देखो, घास को गेहूं खाएगा, ऐसा कहां हो सकता है? बकरी को गाय खाएगी, ऐसा कहां हो सकता है? घास को मछली खाएगी, डन, पर मछली को बकरी नहीं खाएगी। इसका मतलब सर घास को बकरी खाएगी, और बकरी को कौन खाएगा? मानव खाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। और मेरे प्यारे लाल, 2019 का पेपर उठा लो, 2020 का पेपर उठा लो, 2022 का पेपर उठा लो, 2023 का पेपर उठा लो, 2024 का पेपर उठा लो, और बेटा 2025 का पेपर उठा लो। हर एक सेट में किसी न किसी में से आपको ये सवाल पेपर में डिट्टो ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही सेम टू सेम मिलेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। ठीक, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा बेटा बेटा बैच में। ठीक, तो ये देखो एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो पहले इसको समझो कि पर्यावरण मित्र व्यवहार क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं पर्यावरण मित्र हूं, इसका मतलब मैं सुबह, शाम, दोपहर, हर समय पर्यावरण के बारे में सोचता हूं। तो मैं ये सोचूंगा कि देखो भाई, अब कमरा हमारा ना ठंडा है, एसी बंद कर दो, हमें जरूरत नहीं है। मैं सोचूंगा इधर वाला ट्यूबलाइट फालतू जल रहा है, इसको बंद कर दो। मैं पास में कोई जगह होगी, मुझे वहां जाना है, मैं सोचूंगा चलो पैदल चला जाता हूं, मैं भी फिट रहूंगा और पेट्रोल भी कम खर्च होगा, धुआं भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो मैं पर्यावरण के बारे में सोच रहा हूं। चलिए अब इनको पढ़ के देखिए। ठीक, पर्यावरण मित्र मैंने समझा दिया क्या है। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल। अगर आप प्लास्टिक का थैला ले जाओगे तो अच्छा नहीं है, कपड़े का थैला लेकर के जाओ। ठीक, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब, पंखे, स्विच बंद कर दो, बिजली कम खर्च होगी। सर मैं पर्यावरण मित्र हूं क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं, राइट। माँ स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल चले जाना, तुम्हारी मम्मी छोड़ने नहीं जाएंगी स्कूटर से, तुम जाओगे। ठीक, तो तुम पर्यावरण मित्र हो। तो सर ये इसका मतलब उपरोक्त सभी। सर हमारे यूपी में तो सर सवेरे सवेरे जब टट्टी जाते हैं ना, तब वो तो स्कूटर से जाते हैं। कहने में मेरे मुंह से खराब लगा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि सुबह सुबह उठेंगे, और अगर कहीं जाना भी है ना, शौचालय, शौच करने, है ना, तो हम स्कूटर से ही जाएंगे। हाँ? थोड़ी सी दूर जाना है, लेकिन फिर भी हम स्कूटर से ही चढ़ के जाएंगे। बोलो क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? सर हम आप लोगों को गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो तो और मजा आता है। थैंक यू सो मच। आगे चलें। हाँ, आगे देखो। अब हमारे पास अगला है क्वेश्चन, क्या होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि क्या होगा, तब तक मैं कुछ कमेंट देख रहा हूं। सर अंतिम बैच पे क्लास कब से शुरू होंगी? नवंबर के पहले सप्ताह में। 1-2 तारीख से तो नहीं होगी, 4-5 तारीख हो सकती है ना। और जब से शुरू होगी ना, एकदम तूफान की तरीके से होगी। ठीक, 1-2 तारीख से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं हो सकती। ठीक है, चलो। तो हमारे पास सवाल है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डालें। समझो, ये चीज मैं समझा के आया हूं कि जैसे हमारे पास उत्पादक हैं और प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अब सोचिए कि इमेजिन करो कि उत्पादक तुम्हारे पास कैसे हैं, पेड़ पौधे, और प्राथमिक में खाने वाला इनको कौन है? इनको खाने वाली है बकरी। और बकरी को कौन खा रहा है?
बकरी को कौन खा रहा है? सर बकरी को खाने वाला कौन है? मानव, है ना? या बकरी को खाने वाला कौन है? बकरी को, इनको खाने वाला टिड्डा। अच्छा सा एग्जांपल लिखिए, टिड्डा, ताकि सारे चीजें लिख दो ना। टिड्डे, टिड्डे को कौन खा रहा है? तो टिड्डे को खा रहा है सांप। और सांप को कौन खा रहा है? सांप को खा रहा है बाघ। अब इमेजिन करिए कि एक पोषी स्तर के सारे जीवों को मार दिया जाए। ठीक, समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सांप को मार दिया, सांप वाले में मार दिया, द्वितीय को, भोक्ता को, सारे खत्म कर दिए। तो अब बाघ क्या खाएगा? क्या बाघ टिड्डा खाएगा? या सोचो मैंने पौधे को ही खत्म कर दिया, पेड़ पौधे ही खत्म है, तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया कि क्या होगा, तो इससे इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो पारितंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, पारितंत्र क्या हो जाएगा? पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। पारितंत्र का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और ये चीज मैं समझा के आया हूं पहले, है ना? क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक को खत्म कर दूंगा तो अगले वाले क्या खाएंगे, किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? ठीक, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ। ठीक, आगे चलें। तो सर ये हो गया इसका आंसर। ठीक, आगे देखो अगले सवाल पे, क्या होगा यदि किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? मतलब क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? और फिर कह रहे हैं कि क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? हम नहीं हटा सकते। अगर हमने हटाया तो पारितंत्र पूरी तरीके से असंतुलित हो जाएगा, हम हटा नहीं सकते। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या होगा वो देखो। कह रहे हैं कि नहीं, सभी पोषी स्तरों के लिए प्रभाव अलग अलग नहीं होते, सबके लिए एक ही होंगे। क्योंकि अगर सोचो मैं प्राथमिक उपभोक्ता को खत्म कर दूं तो जो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता वाले हैं वो सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो पेड़ पौधे खा के अपना काम नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएगा। कोई चला पाएगा अपना काम अगर प्राथमिक उपभोक्ता ही खत्म कर दो? नहीं चला सकता, क्योंकि वो पेड़ पौधे नहीं खाते। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, नहीं खाते, तो फिर क्या होगा? तो भाई सबके लिए अलग अलग नहीं होगा, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा समान। और किसी पोषी स्तर के जीवों को किसी भी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसको हटाने के बाद पूरा जो है असंतुलन पैदा हो जाएगा। ये ऐसे आंसर आपको लिखना है। अब चूंकि मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं थोड़ा यहां पर तेजी से चल रहा हूं। अगला है कि जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन में हमने समझा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एक जीव में, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लवक, प्लवक को कौन खा रहा है? प्लवक को खा रही है कौन? मछली। मछली को कौन खा रहा है? बाघ, और सॉरी बाज। और वो बाज को किसी मानव ने खा लिया। तो एक जीव से दूसरे जीव में वो रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से फैल रहा है, इसी को जैव आवर्धन बोलते हैं। ठीक, इसको भी हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं। ठीक, अगला देखो, हमारे द्वारा उत्पादित जो अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? यानी जो अजैव निम्नीकरण, यानी जैसे प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का क्या क्या होगा? प्लास्टिक से प्लास्टिक नष्ट नहीं होगी, हमारा जो इकोसिस्टम है वो गंदा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबने खूब पॉलीथीन फैला दी, अब पॉलीथीन पूरी जमीन में फैल जाएगी तो नीचे से घास उगेगी क्या? नहीं उगेगी, क्योंकि उसको उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है। दिक्कत है कि नहीं? यानी सर हम समझ गए कि बहुत सारी समस्याएं होंगी, जिनमें से हमने कुछ यहाँ पे लिख रखी हैं। जैसे अजैव निम्नीकरण जो कचरा होता है उससे जल प्रदूषण होता है, पॉलीथीन अगर पानी में जाएगी तो जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, है ना, मृदा प्रदूषण होगा, जिसके कारण जलीय जंतु जो होंगे वो परेशान होंगे, मानव जीवन अस्त व्यस्त होगा। दूसरा होगा कि इसके कारण पारितंत्र में रहने वाले सभी जीवों का ह्रास हो सकता है। जैसे पॉलीथीन अगर मोहल्ले में पड़ी है, गाय ने खा लिया तो गाय की मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो ये पॉइंट्स हमने कुछ लिखे। और यह जैविक आवर्धन को बढ़ाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए पारा है, वो पड़ा हुआ है कूड़े कचरे में, उसको किसी जानवर ने खा लिया और वो जानवर जो है वो
जानवर रोज आकर के वहां से खाता है और आप रोज वहां पारे की कोई चीज डाल रहे हो, इसका मतलब फिर जैव आवर्धन बढ़ेगा। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। अगला सवाल है कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अगर सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो हमारा पर्यावरण तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैव निम्नीकरण है तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो इसका निपटान आसानी से हो जाएगा, बड़ी आसानी से निपट जाएगा। और जैव निम्नीकरण पदार्थ सरलता से सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। यह अपशिष्ट लंबे समय तक नहीं रहते, है ना, और अतः इनका हानिकारक प्रभाव वातावरण पे पड़ता तो है लेकिन बहुत कम। जैसे अब मान लो कोई कचरा है और पड़ोसी ने क्या किया है कि जो रात का बचा हुआ छोला चावल था में फैला दिया है, तुरंत तो नहीं नष्ट हो जाएगा ना, वो समय लगेगा, टेम लगेगा, टेम। और जब तक टेम लगेगा तब तक तो बदबू फैलेगी कि नहीं। यानी समस्या होती है लेकिन लंबे समय तक नहीं होती है। लेकिन अब पता चला पड़ोसी क्या कर रहा है, रोज पॉलीथीन डाल रहा है, रोज पॉलीथीन डाल रहा है, तो उससे समस्या होगी कि नहीं होगी? बताओ, क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब अगले पे आओ। कह रहे ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्यों है हमारे लिए चिंता का विषय? ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए क्योंकि ओजोन परत से क्या होती हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती, त्वचा कैंसर, और जो मैं पीछे लिखवा चुका हूं। तो इसका आंसर आपको स्वयं लिखना है। ठीक, इस तरीके से जो हमारा चैप्टर होता है वो हमारा चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट होता है विथ द क्वेश्चन एंड आंसर, ताकि इस चैप्टर को दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। आज पढ़ लिया है, अब बोर्ड एग्जाम के पहले जो मैं रिवीजन कराऊंगा उसमें इनके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, अब मुझे बताओ क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये आप सारे बच्चे कमेंट करके बताओगे। ठीक, आज मुझे लिख करके बताना कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। और अगर इसका आंसर नहीं कमेंट करिएगा तो नोट करके रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, कमेंट करके बताना। अभी कमेंट मत करिए, अच्छे से लिख के बताइएगा कि ओजोन दिवस इस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। आज त्योहार जरूर था लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए मेहनत करी है, और ये मेहनत मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी मेहनत व्यर्थ ना जाए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटे हो या बड़े हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूं। ठीक, मैं अभी अब आपसे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, कृपया अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ाई करिए। हमारे लिए बेशक मत करिए, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, अपने सपने के लिए पढ़ाई करिए। दिवाली हो चुकी है, अब लापरवाही मत करिए, वरना अन्यथा ये जो लापरवाही है ये फिर आपको आगे चल करके आपके लिए घातक साबित हो। ठीक, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया पढ़ाई करिए और जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? सर अंतिम बैच का टाइम टेबल क्या होगा? शाम को क्लासेस चलेंगी 4 बजे से ही चलेंगी लगभग, जैसे शक्ति बैच की क्लासेस चलती थी वैसे ही चलेंगी, है ना। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि सर आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, सच कह रहा हूँ, दिल से पछता रहा हूँ, माफ़ कर दो, दोबारा गलती नहीं। मैं आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे दिल में हो। मैं हनुमान नहीं हूँ जो मैं चीर के दिखा दूँ। आप लाख गलतियां कर लोगे लेकिन मेरे दिल में तब भी रहोगे। ठीक, तो कृपया ऐसा ना सोचा, है ना। मैं जानता हूं कि आप पढ़ने वाले छात्र हो, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन क्या मैं आपको डांट नहीं सकता? डांट तो सकता हूं ना। और अगर डांटता हूं तो आपके लिए ही तो डांटता हूं, क्योंकि मैं अगर आपको समझाऊंगा नहीं, मैं सबकी तरीके से तो नहीं कर सकता ना, कि चिकनी चुपड़ी बातें करके फिर आप लोगों को मैं बोलूं ये कर लो वो कर लो, है ना। हाँ, तो ये सब नहीं कर सकता ना।
मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, सही रास्ते पे लेके चलना है आपको। सर आप मेरी कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? मोहम्मद जैस, मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे जरूर नाखुश हूं, क्योंकि आप लगातार, मैं देखता हूं कोई भी क्लास हो, चाहे वो ऐप पे चल रही हो चाहे कहीं भी चल रही हो, आप, मैं देख रहा था आज दिव्यांशी मैम की क्लास में भी आप बहुत ज्यादा स्पैमिंग कर रहे थे, लगातार आप लिख रहे थे वहां पे चीजें, और क्या लिख रहे थे मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता क्या है? आप मेरी कमेंट नहीं पढ़ते हो, मैं ऐप से भी ब्लॉक कर दूंगा और यूट्यूब से भी ब्लॉक कर दूंगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा, फिर पछताओगे। इसलिए पढ़ाई करो, रोज यही लिखते हो, महीनों से लगातार लिखते हुए चले आ रहे हो, और इसलिए लिखते हो कि तुमको लगता है सर जी नाम लेंगे मेरा, है ना? अब दोबारा नहीं लेंगे, अब बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन के दिखाओ तब लेंगे, वादा। अब पढ़ाई करो चुपचाप, डिस्टर्ब करते हो। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। सर फिजिक्स के चैप्टर अब कब कराओगे? फिजिक्स का भी करा दूंगा, है ना? फिजिक्स का भी कब करा दूंगा। चलो सर, इतना कनेक्शन हो गया आपसे कि अब मुझे पहले से पता होता है कि आप क्या बोलने वाले हो। ओके, डिफाइन ऑरा नाम है आपका। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने पढ़ाई की, इतना बहुत अच्छे से कवर किया। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास, ठीक? अगली क्लास में, तब तक के लिए फिर बाय, टेक केयर, कमेंट जरूर करना।